हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां हम बात करते हैं औरतों के जीवन से जुड़े छोटे बड़े हर मुद्दे पर और कोशिश करते हैं उनके प्रैक्टिकल हल ढूंढने की। अच्छी बात यह है कि लोगों की ज़िंदगी सुधर रही है, उनका सोचने का तरीका बदल रहा है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं और वो लाइफ में प्रोग्रेस कर रही हैं, जो लगातार यहाँ पर अपडेट मिलती भी रहती है। बस यही एक चीज़ है जो लगातार यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन करने के लिए मुझे मोटिवेट करती है। अगर आपके मन में भी कोई उलझन है, छोटी या बड़ी, इस चीज़ को यहाँ कोई जज नहीं कर रहा है। आप फ्री हैं, कमेंट में लिखिए। अगले एपिसोड में मैं उस कमेंट को पढ़ूँगी लाइव, और जो भी उस टाइम उसका हल हो सकता होगा मेरी समझ से बेस्ट, वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं, एपिसोड नंबर 220, तो जिसमें हम जवाब देंगे एपिसोड नंबर 219 के सवालों का। टोटल 69 कमेंट्स हैं। देखते हैं कितने सवाल हैं, कितने जवाब हैं, कितनी सक्सेस स्टोरीज़ और कितनी मेरे लिए सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, आओ बहन बातें करें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आया है, मेरे पति ने मेरे इंस्टाग्राम से मुझ पर शक किया, मेरे मायके वाले बुला लिए, मेरी पिटाई करी, हर किसी को बता दिया, जो कि बाद में वो गलत निकले, और उसने मेरे घर वालों को बोल भी दिया करके ये गलत नहीं थी। पर अब मेरे मन में इतनी नफ़रत हो गई कि मेरा मन नहीं करता हस्बैंड से बात करने को। बार बार वही दिन याद आ रहा है कि हर जगह बेइज्जती कर दी। 20 दिन हो गए हम एक दूसरे से बात नहीं करते, अब मैं क्या करूँ। देखो, जब इतना कुछ हो जाता है ना, तो 20 दिन बहुत छोटा पीरियड है। अभी आप कुछ मत करो, ना अच्छा ना बुरा, ना उनसे कुछ एक्सपेक्ट करो ना खुद से। सिर्फ एक पॉज मोड में रहो इस टाइम पे, क्योंकि जो हुआ है उसको आपको भूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। गलती हो गई, उन्होंने मान ली, उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी दे दी। ऐसा नहीं कि अपने आप ही मान ली, बाकी लोग आपके बारे में अभी भी गलत सोच रहे हैं। अपने हिसाब से उन्होंने जो कर सकते थे उसको ठीक करने के लिए उन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन हमारे मन से माफ़ी आते आते आएगी। तो जस्ट मुझे लगता है अभी आपको एक पॉज मोड में रहना है ना। किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्शन करने से बचो, टाइम दो। टाइम के साथ कहते हैं ना, वक्त सबसे बड़ी दवा है। थोड़े टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। एंड ये जो गलतफहमी हुई है और वो बैकफुट पे आए हैं, इन फ्यूचर ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। जब कभी इस तरीके की सिचुएशन होगी, आप एक एग्जांपल दे पाओगी कि तुम्हें उस टाइम भी गलत लगा था, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जो बुरा हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब उस बुरे को हम कैसे अपने भले में बदल सकते हैं, या फिर उस बुरे से आगे निकल के आगे की लाइफ कैसे शांति से जिए, वो हमारा काम है अब सोचने का। तो जो भी हो गया, अपने आप को प्रेशराइज मत करो कि जल्दी भूलना जल्दी भूलना। टेक योर टाइम, लेकिन आप धीरे धीरे फिर टाइम के साथ साथ ये चीज़ें ब्लर हो जाएंगी और फिर आप उन्हें माफ़ कर पाओगे, ठीक है। तो अभी पॉज में ही रहो। अगर वो कहते भी हैं कि तू भाई पहले की तरह नॉर्मल हो जाए एंड ऑल दैट, तो भी बोलो कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से, बिना टॉन्ट करे, बिना लड़ाई झगड़े। क्योंकि वास्तव में देखना, मैं बता रही हूँ आपको, थोड़े टाइम बाद शांत हो जाओगे आप, थोड़ा समय बीत जाएगा ना, तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो इस टाइम कुछ भी रिएक्शन दोगे वो इसमें और आग में घी का काम करेगा, तो अवॉइड करो रिएक्शन देना, ठीक है। नेक्स्ट, मैम मेरी एज 25 है, MSc B.Ed किया है, स्टिचिंग आती है, मेरा रूटीन सुबह से रात तक घर संभालना है, थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, बट मेरे को घर में घुटन होती है, जैसे जिम्मेदारियों के नीचे दब गई हूँ। घर में रिश्तेदारी में सबसे बुरी लड़की मैं ही हूँ, सब लोग मेरी बुराई करते रहते हैं। मैंने सच में बहुत ट्राई करा कि सबको खुश रखूँ, बट नहीं हो पाया। मैं घुट रही हूँ अपने ही घर में, क्या करूँ। मेरे बहुत बड़े सपने हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्ल्ड टूर, ऑन होज इन माउंटेन्स एंड अ हैप्पी पीसफुल फैमिली। घर वाले शादी का प्रेशर दे रहे हैं, बट मैं मायके में किसी को खुश नहीं रख पाई, ससुराल में तो सब पराए होते हैं, वहाँ कैसे हैंडल करूँगी। देखो आप ना, मुझे लगता है कुछ एक मैनिफेस्टेशन की वीडियोस देख लो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या हो रहा है। जो मुझे समझ में आ रहा है, आपके जितने भी सपने हैं ना, लास्ट टाइम मैंने ये टाइटल में इसीलिए लिखा था कि एक लड़की को, मतलब एक उसका सपना था IAS बनना, और वो पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए वो IAS बनना चाहती थी, बट टाइम से पहले शादी कर दी गई एंड ससुराल मिल गई टॉक्सिक, और वो वहाँ पर जाके उसके सपने और उसका टैलेंट सब कुछ चल गया। तभी मैंने लिखा था, सिर्फ मुझे वही सबसे ज़्यादा हिट करा था वो बात, वो लड़की की, उसकी मतलब वो भी उसकी किसी फ्रेंड ने पूछी थी जबकि, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करी उस चीज़ के प्रॉब्लम को। तो वही चीज़ आपके साथ भी, अगर आपके सपने हैं ना ऐसे कि वर्ल्ड टूर, पहाड़ों में घर, देखो आपकी लाइफ में आगे होएगा ये सब कुछ, बता रही हूँ, ये सब कुछ होगा।
कोई एक आध चीज़ छूटेगी ना तो वो भी कहीं ना कहीं आप ही डिसीजन लोगे कि नहीं यार वहाँ नहीं, मतलब मान लो अभी वो चीज़ क्रेजी लग रही है आपको, बाद में लगेगा कि अरे नहीं मैं बेकारी बावली थी इसके पीछे, तब आप छोड़ोगे जब वो चीज़ छूटेगी। नहीं तो जितना कुछ आपको दिमाग में है ना वो सब कुछ होगा आपकी इसी लाइफ में होगा। तो आप ना जो शादी के लिए वो बन रहा है ना कि शादी के लिए प्रेशर बना रहे हैं, कर दो। हाँ, रही बात है कि मैं मैके वालों को खुश नहीं रख पाई, ससुराल वालों को क्या रखूँगी। ज़रूरी नहीं है मैके वालों की जैसी सोचो वैसे ससुराल की। कई बार लड़कियों की ज़िंदगी शादी के बाद उनके ससुराल में जाके बदलती है। अगर मैं अपनी भी कहूँ ना तो जहाँ मेरी शादी हुई है अगर वहाँ ना होती कहीं और होती, कुछ एक जो रिश्ते टूट गए या जिस लेवल के रिश्ते या जिस तरीके के लोगों में हम देख रहे थे, एंड मैं ओके थी वहाँ जाने के लिए, शादी करने के लिए कि ठीक है इसी तरीके का मिलेगा, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि परिवार और पति, अगर मैं वहाँ होती तो सच बताऊँ मैं यहाँ नहीं होती, आपके सामने बैठ के ऐसे बात नहीं कर रही होती। मैं भी उलझी हुई होती कहीं कि मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, मेरी जेठानी ने मुझे ये कह दिया, मेरा पति मेरी इज्जत नहीं कर रहा, यही कर रही होती मैं भी। तो आपका ना लाइफ स्विच होती है शादी के बाद, कुछ की बुरी होती है कुछ की अच्छी होती है, लेकिन आप कुछ अच्छी वाली में ही होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्ट्रॉन्गली ये कहते हैं कि लड़की को ना एक जगह ज़रूर पूरी खुशियाँ मिलती हैं, या तो शादी से पहले मैके में या शादी के बाद ससुराल में। ऐसी कोई लड़की नहीं होती जिसको दोनों जगह बराबर दुख मिलता है। अगर वो इस माइंडसेट से है कि वो ठीक है, उसको लोग गलत मिल रहे हैं, तो एक जगह ज़रूर अच्छे मिलेंगे। तो मेरी सलाह तो देखो पता नहीं क्यों मेरे मन से ये आ रहा है, आप शादी के लिए हाँ कर दो। जितना टैलेंट है आपका सब काम आएगा, जितने सपने हैं वो सारे पूरे होंगे, आप खुद पूरा करोगी। आपकी शादी के बाद ऐसी सिचुएशंस बन जाएंगी, देख लेना, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, बिल्कुल मत सोचो कि ये सब चीज़ें मैं कैसे करूँगी क्या करूँगी, जिसने सपने दिए हैं वो पूरे भी करवाएगा। बस काम करते रहो, उस हिसाब से जो रास्ता वो दिखाएं भगवान उस पर चलते रहो। नेक्स्ट, अपना घर 12 साल के बाद भी अपना क्यों नहीं लगता? आपने अपने पैसों से बनवाया तो क्यों नहीं लगेगा भाई वो अपना? या तो किसी से पैसे हमें मिल गए हैं, हमें वो घर दिया गया है तब अपना नहीं लगता, या फिर हमें अपना घर अपना तब नहीं लगता जब कहने को हमारा है, कर हम रहे हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से हम कुछ नहीं कर सकते। ये होता है कि एक घर है, अगर मैं अपनी मर्ज़ी से, अब ये स्टिकर लगाने थे मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया, ऑर्डर करा, लगा दिए खुद सोच के कि हाँ भाई यहाँ ये वो, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, ना मुझे किसी से पूछना कि क्या मैं लगा दूँ। लेकिन कई औरतों को मैंने देखा उन्हें ये भी परमिशन नहीं होती, वो अपने घर में क्या लगाएंगी, क्या सजाएंगी, कहाँ क्या रखेंगी, वो उन्हें पूछना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में या तो अपना घर अपना नहीं लगता, बाकी तो लगेगा। जब हमने खुद बनाया है, खुद रह रहे हैं, खुद सजा रहे हैं, तो फिर वो लगेगा। तो इनमें से ही कोई एक आध चीज़ ऐसी होगी, इसी वजह से आपको नहीं लग रहा वो अपना घर। नेक्स्ट, दी कमेंट का जवाब नहीं समझ पाती, आप नहीं पढ़ती हैं। दी बेटा 11 में है, हमसे बताए बिना कहीं चला जाता है, नहीं सुनता है क्योंकि उसकी ज़रूरत पापा दादी बाबा पूरा करते हैं। मेरी बात का कोई किसी पर फ़र्क नहीं पड़ता, वही देखते हैं, छोड़ने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल रात में बोले आओ मेरे पास सो जाओ, डर लग रहा है, आया लेकिन अलग रूम में सोया, फिर रात में चला गया दरवाज़ा बाहर से खुला छोड़ के। पति को भी बोलती हूँ रात में मत जाओ काम पर, वो भी चले जाते हैं, बोलते हैं मैके चले जाओ, कोई असर नहीं होता। चाचा ससुर ख़त्म हो गए हैं, इस समय थोड़ा रात में अजीब से याद आने लगता है, नींद रात भर नहीं आती, नहीं समझते हैं। बेटा बाबा की तरफ उधर सोता है, सब सो जाते हैं, 12 बजे रात तक जगह रहते हैं। पति से बोल नहीं सुनते, भी जिम्मेदार है, कोई स्पॉट नहीं है, नहीं परिवार से बात होती। आज आपने, मैं कहूँगी, प्रोग्रेस कर ली। मुझे आपकी आईडी याद है, जितनी स्पेलिंग मिस्टेक आपकी होती है ना, आज उसकी 80% सही थी। मतलब इतनी गलत अभी भी ये है कि मैं पढ़ पाई, वरना आपका मैं पढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि इतनी भयंकर मिस्टेक होती हैं कि मैं नहीं पढ़ पाती, ठीक है। अब आपके साथ जो दिक्कत है ना कि रात में आपके पति और बेटा आपके साथ नहीं सो रहे, आपके कहने के बाद भी वो काम पे चले जाते हैं और वो बाबा की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब चाहे वो परिवार में जो डेथ बता रही हो उसकी वजह से आपको अकेला लग रहा है, ये जैसे भी लग रहा है, देखो किसी से भी अगर अपने लिए तुम भीख मांगोगे तो वो देगा नहीं देगा कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करता है। तो आपकी ना चांसेस हैं कि आपके मन की होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर अपना ख्याल खुद रखना और अपने आप में खुश रहना सीख लो तो आपके दोनों हाथ में लड्डू रहते हैं। कोई आ जाए आपके साथ टाइम स्पेंड करने, आपको समझने, आपके साथ जो भी है सपोर्ट करना है तो बढ़िया, नहीं आए तो भी बढ़िया। फ़ोन लो, कान में ईयरफोन लगाओ, मस्त अपना म्यूज़िक सुनो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, सो आराम से, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, कमरे में कोई है नहीं है,
अकेले खुश रहना सीखो, सबसे पहली स्किल है ये। उसके बाद सबके साथ। जो अकेले खुश नहीं है वो किसी के साथ खुश नहीं है। नेक्स्ट, सुनीता जी मुझे आपकी सलाह चाहिए। मैं अपने घर की बड़ी बहू हूँ। मेरे ससुर जी, सास, मेरे पति सब मुझे ही सारी जिम्मेदारी देते हैं। मेरा कहना है मेरी देवरानी को भी घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उनका कहना है मैं बड़ी हूँ इसलिए मुझे सब करना है। इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। घर दोनों बहू को बराबर मिला है तो काम भी बराबर करना चाहिए। अब वो टाइम नहीं कि कोई भी बड़े का वो सम्मान देता है, इसलिए मुझे लगता है मैं इस घर में पिस रही हूँ और मेरी देवरानी आराम से रहती है। मैंने इतनी बार बोला कि दोनों को बराबर जिम्मेदारी दे दो, मगर वो मुझे सुना देते हैं कि तुझे ही करना है। तो आप उन्हें सुना दो कि मुझे नहीं करना है। वो नहीं बांट रहे, आप अपने दिमाग से काम आधा बांटो, उतना करो एंड दैट्स इट। छोड़ दो। कलेश करें, सिर फोड़ें एक दूसरे के, चिल्लाएं आप पे, कुछ भी करें कि भाई मैंने तमीज़ में कह के देख लिया, मैं पागल नहीं हूँ। या मुझे एक्सप्लेन करो कि उसको क्यों नहीं, मुझे क्यों। बड़े ही करेंगे, अरे भाई बड़ों की तो उल्टी सेवा करी जाती है ना। बड़े ही करेंगे तो फिर सबसे बड़ी सास है, वो कर लें। ये गलत है, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। नेक्स्ट, मैडम मेरी नंद आई थी 15 दिन के लिए, आज वो गई अपने घर पर। कल से मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और कोई भी चीज़ को मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, ग्रिप नहीं बन रहा। जैसे सुनना पड़ा है तो उसने अपने ले जाने के लिए खाना बनाया ट्रेन के लिए। मैंने बोला कि रहने दो मैं कर दूंगी, तो बोली जाने दो मैं बना लूँगी। फिर बनाया भी। मेरी सास और उनकी देवरानी जेठानी और उन सबकी बेटियां ताने दे रही हैं कि बेचारी खुद से करके खाने को ले गई, और सास बात करना बंद कर दिया। ये भी नहीं बोला कि जाओ दवा ले लो, क्योंकि ना पैसे देती हैं ना पूछती हैं कि क्या हुआ, बस काम हो जाए घर के, बाकी कोई मतलब नहीं। मुझे खुद ख़राब लग रहा है कि नहीं की। लोग इस चीज़ को और भड़का रहे हैं क्योंकि उसकी शादी से पहले मुझसे नहीं बोलती थी। 9 साल हो गए मेरी शादी और उसकी एक, लेकिन 8 साल तक नहीं बोली। बहुत ख़राब रिश्ता था। अब हाय हेलो ज़्यादा अच्छा नहीं, पर ये सब घर के लोग की वजह से ही ख़राब था। अब भी भड़काते हैं पर मैं नहीं बोलती, कुछ तो चल रहा है। और वहीं ये लोग मेरी देवरानियों को कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनके हस्बैंड लड़ने लगते हैं। ये लोग उनसे डरते हैं, कुछ करती भी नहीं। और अब तो मायके भी ज़्यादा रहने लगी हैं। जब हस्बैंड आया तब आई और गया तो उससे 1 दिन पहले भाग जाती हैं। रहती हैं तो काम भी नहीं करती और सास बोलती है इतने दिन करी तो 1 महीने के लिए उनका मुंह देखती हैं, मैं भी तो थकती हूँ ना, इसको कौन समझेगा। फिर बोलती काम ही क्या है, 17 लोगों की फैमिली है, आप बताओ क्या काम होता है। तो वही जस्ट इससे पहले वाले में जो हो रहा था वही एग्जैक्ट आपके साथ हो रहा है कि आपको टॉर्चर करा जा रहा है, पार्शियलिटी हो रही है, देवरानियों को मज़े मिल रहे हैं, आपका सारा जिम्मेदारी आपको दे दी गई है। ठीक है। अब देखो, एक तो ना जब किसी घर में इतना गलत हो रहा हो तो उनके कहने सुनने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कहने का फ़र्क उस इंसान का पड़े जो कुछ समझदारी की बात करता हो कि भैया ये कह रहा तो इसका कुछ मतलब होगा। पागल आदमी अगर हमें गाली भी दे जाएगा ना तो हम यही तो कहेंगे कि अरे यार वो तो अपने होश में नहीं, कोई आपको ही समझाएगा वो तो अपने होश में नहीं, तू तो रह। ठीक है। तो एक तो जब ऐसी क्रैक फैमिली हो ना तो एक तो उनकी हर बात को अपने दिल में लगाना बेकार, पहली चीज़। दूसरा, जैसा आपका हाथ सुन्न हो रहा था, मान लो कह रहे हो ना आपको ही बुरा लग रहा है और सारा कर रहे हो, नंद बना भी रही थी ना तो आपसे बन नहीं रहा, लेकिन आप साथ में खड़े हो जाते, ये हो सकता था। ठीक है ना। तो उससे ये होता कि भाई काम नहीं हो पा रहा लेकिन लगातार है, खड़ी भी है, लग रही है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है भैया, देवर देवरानी जब ये ऐसे भग रहे हैं, उल्टा सीधा सब कुछ हो रहा है, अगर पॉसिबल है तो आप भी अलग क्यों नहीं हो जाते? क्यों रह रहे हो ऐसे के साथ जहाँ पे आपका कुछ सुनने समझने वाला ही कोई नहीं है? पॉसिबल है अलग हो जाओ, नहीं भी पॉसिबल है, मान लो रहना ही है, पति सपोर्टिव नहीं है, कुछ भी है, तो एग्जैक्ट जो मैंने पहले वाले में बोला, अपने हिसाब से जितना काम आपका है उतना करो, दैट्स इट। आप मुझे मतलब नहीं, फिर तुम क्या कर रहे हो भाई, मैं पागल थोड़ी हूँ। अभी नहीं बोलोगी कब बोलोगी? और 2 4 10 साल कर लोगी, शरीर टिकेगा तब भी तो छोड़ोगे। दवाई आपको अभी कोई नहीं दिलवा रहा। तो जो गालियाँ हमें अब से 10-15 साल बाद खानी ही खानी है और उसने 10-15 साल सेवा भी करनी है, अपना शरीर भी तोड़वाना है, उसके बाद खानी है, उससे पहले हम आज ही ना खा लें। लॉजिक सोचो, कम से कम 10-15 साल अपने लिए तो मिलेंगे। तो भाई मेरे को तो ये चीज़ ना जब गलत हो रहा है, हमें दिख रहा है, अब आपने मुझे बताया, थर्ड पर्सन को और लोग भी सुन रहे होंगे, हर आदमी को यही समझ में आ रहा होगा कि आपके साथ गलत हो रहा है। जब सबकी नज़र में गलत हो रहा है तो जो गलत कर रहा है ना उसको तो दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप तो बैक फुट पे आओ।
क्यों होने दे रहे हो अपने साथ गलत? सीधी सी बात मेरा कहना ये है, अपनी रक्षा हम खुद ही नहीं कर पा रहे तो दूसरा कौन आएगा हमें बचाने? नेक्स्ट, अच्छा बहन ये बताओ, हस्बैंड खुद ही गलती करे और जैसे छोटी बातों पर भड़क जाना, बच्चों की बातों पर लड़ाई करते, वैसे बिल्कुल पवित्र वाले हस्बैंड हैं, पवित्र, लेकिन ना तो खुद आगे से बात करेंगे और बोलूँ तो झगड़ते हैं। हाँ, मैं चुपचाप पास चली जाती हूँ, उन पर मुझे थोड़ी दया आ जाती है तो फिजिकल हो जाते हैं, फिर बोल पड़ते हैं तो अब बोलते नहीं हैं, उनका सारा काम हो जाता है लेकिन बोलते नहीं। 1 महीना हो गया, बच्चों के थ्रू काम करा लेते हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बोला मुझसे भी नहीं जा रहा, क्या करूँ? हाँ, तो पहले आप समझ लो कि आपको उन पर तरस ज़्यादा आ रहा है या गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। आपको उन पर तरस आया, आप उनके पास चली गई, है ना, आपके रिलेशन हो गए, फिर वो बोल फिर भी नहीं रहे, तो भाई कहीं ना कहीं वो टूटेंगे कैसे? जब उनके घर के सारे काम बच्चों के थ्रू हो रहे हैं, फिज़िकल नीड है वो भी पूरी हो रही है, तो फिर तो वो अपनी मस्ती में मस्त है, उनको तो उनकी शांति से कट रही है। वो बोलेंगे, आप 2 बात बोलोगी, वो कहते नहीं साइलेंट ट्रीटमेंट कि भैया अच्छा है चुप रहे, तो उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही, उनको आनंद में कट रहा जीवन, तो ऐसे ही लंबा चलेगा। तो आप ये डिसाइड करो कि आपको उन पर तरस ज़्यादा आ रहा है या गुस्सा। एक तरफ हो जाओ तभी बात एक तरफ होएगी। नेक्स्ट, मैम कमेंट लंबा होगा पर पढ़ना ज़रूर, ये भगवान कुछ ज़्यादा ही लंबा है। मेरी शादी 2020 में हुई, कुछ कुछ बातों को लेकर मेरे इन-लॉज एंड मायके वालों में नहीं बनती, ना ही हम दोनों का इतना अच्छा बॉन्ड बन पाया, हम एक दूसरे से अपनी सब सुख दुख की बात कर पाए। मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी, हम घर से अलग रहते हैं, पर मेरी सास का इंटरफेयर रहता है बाय कॉल। मेरे हस्बैंड कहीं ना कहीं अपने घर वालों से डरते हैं और मेरे सही होने पर भी मेरा सपोर्ट नहीं कर पाते। जब मेरी बेटी 9 मंथ की थी तब मैं ससुराल में रुकी हुई थी, तो मैंने अपनी सास को अपने कानों से हस्बैंड को भड़काते हुए सुना था। उस रिकॉर्डिंग का इन लोगों को भी पता चल गया था। वो बहुत तेज़ हैं, जो भी काम कराना होता है तो सीधे नहीं बोलती, घुमा कर बोलती हैं। हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ लेडी। मेरी सास का ना अपने ससुराल में किसी से अच्छी बॉन्डिंग है, ना किसी ससुराल की तरफ के रिलेटिव से, बस अपने मायके वालों से बढ़िया रखती हैं और अपने पति को भी अपने हिसाब से चलाती हैं। मेरे पति ऐसे हैं, चाहे वो मुझे अपने घर की बात में इंक्लूड करें या ना करें, पर मेरी हर बात अपनी माँ से बताते हैं। उस रिकॉर्डिंग में वो मेरे हस्बैंड को मेरे मायके वालों के खिलाफ भड़का रही थी और कह रही थी कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है ज़रूरी। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि कल करना किसी टाइम, और व्हाट्सएप कल करना, वो रिकॉर्ड नहीं होती। तब से लेके आज तक मुझे अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट नहीं होता। उसके बाद हमने अच्छा टाइम भी बिताया है, पर यकीन करना मुश्किल है कि ऐसे क्या बात थी जो इतनी प्राइवेसी से करनी है कि कोई सुन ना ले। देखो, इतना ज़्यादा ना ओवर मत सोचो कि ऐसी क्या बात है। एक सिंपल सा रीज़न ये भी हो सकता है कि कुछ भी बात है और आपकी सास आपके मैके वालों के ख़िलाफ़ आपके पति से बात कर रही हैं। ऑब्वियसली वो कितनी भी नॉर्मली बुराई करेंगी, आपको बुरा ही लगेगा सुन के, है ना, ऑब्वियस सही बात है। तो हो सकता है कि वो ये चाहते ही ना हो कि किसी भी तरीके से आपके कानों तक वो बात पहुंचे। हो सकता है कि वो सुन के उस बात को वहीं का वहीं कि मैंने अपनी माँ की बात सुन ली, माँ संतुष्ट हो गई, वो उस पर अप्लाई करें ना करें, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो कि आपको ना पता चले। एक पॉइंट ये भी तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। अब ऐसा क्या कर लेंगे, इससे सोच के देखो ना, आपके मैके वालों का आपके पति क्या बिगाड़ लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मुँह फुला लेंगे आपके जाने पे, खुद नहीं जाएंगे। इससे ज़्यादा कोई दामाद क्या ही कर लेगा किसी का, यही तो कर सकते हैं, और तो कुछ होगा नहीं। तो इतना ना वो मत करो कि उन्होंने ऐसा क्या होगा, उस पॉइंट पे ज़्यादा मत सोचो, पहली चीज़। दूसरा, जो इतनी तेज़ लेडी हो, जैसे पुरानी पिक्चरों में सास नहीं होती थी, मुझे पता नहीं क्यों क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वो ध्यान आया। एग्जैक्टली तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो अपनी लाइफ में। व्हेनेवर जब सास इस तरीके के डायलॉग मारे कि ये वो ऐसे नहीं वैसे नहीं, उसी का चरित्र उसको सामने सुना दो कि भैया तुम्हारे भी तो अपने ससुराल वालों से कितने संबंध हैं, जो मेरे ससुराल वालों से बहुत अच्छे संबंध होंगे। तुम भी तो अपने पीहर वालों में ही सेट रहती हो, तो मैं भी अपने पीहर वालों में अगर सेट रहती हूँ तो गलत क्या है? तुमने भी तो पापा जी को अपने मुंह में ही बिल्कुल अपने शब्द उनके मुंह में डाल रखे हैं, उनका कुछ है ही नहीं, अपने हिसाब से चलाती हो। तो अगर मैं अपना पति अपने हिसाब से चला रही हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? एक आध बार जब 3 लाइन बोली है मैंने, लेकिन सच में अगर ये 3 लाइन एज इट इज़ चिपका दी ना, मामला ख़राब हो जाएगा। कलेश इतना प्रचंड हो सकता है कि अगली का धूमता नन्ना कैड़ा होएगा। अब जब हम साम्राज्य, मतलब बाहुबली की शिवसेना को मान, देवसेना कौन थी वो, बाहुबली की शिवगामी,
है ना, समझ लो वो अब उसका सिंहासन जब हिलेगा तो वो फिर आनन फानन में कुछ भी बोलेगी, कुछ भी करेगी। तुम्हें सिर्फ ये 3 बात अगर तुमने बोल दी ना, तो भाई साहब तुम्हारा तो सॉर्टेड है, तुम्हारे रोल प्ले ख़त्म वहाँ पर कि भाई मेरे को इतना ही कहना था, रेस्ट माई केस। अब बता, फिर वो कुछ भी फपले, कुछ भी है, वो बेवकूफ़ी नज़र आएगी उसके बाद। एग्जैक्ट यही पॉइंट है ना भाई, जो दिख रहा है वो तुम बोल दो एक बार ही, लेकिन उससे बोलने से भी नौबत वो बाद में आएगी। तो उसको हैंडल कैसे करें, वो मेरे पति को भड़का रही है, उस चीज़ों मत जाओ। तुम्हें जो लाइफ में अपने जीना है, जैसे जीना है वैसे जियो। तुम्हें कोई रोक रहा है, कुछ अटक डाल रहा है, तब की बात है कि तब कैसे हैंडल करना है। अब भड़का रही, भड़का ले अपने बेटे को, खूब भड़का तुम अपने पति के साथ ऐसे रहो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि उसके माँ ने उसके लिए क्या बोला क्या नहीं बोला। तुम उसके साथ मस्त रहो, इतना बढ़िया जीवन अपना बिताओ ना शादीशुदा वाला कि उसको मज़ा ही यहाँ पे आए कि भाई मैं तो अपनी बीवी के साथ खुश हूँ, पता ही नहीं मम्मी क्या कह रही। इंजॉय करो उनके साथ खूब, वो माँ बेटे क्या कर रहे हैं, जब तक उसका प्रैक्टिकल में कुछ हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा, कर लेन दो ना बात, हो लेन दो ना खुश। नेक्स्ट, दीदी मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, अभी हस्बैंड की इनकम बहुत कम है, माई का वेल ऑफ है, मेरी भी अच्छी जॉब थी, शादी से पहले मेरी इंगेजमेंट टूट गई थी तो घर वालों ने 2 मंथ में यहाँ शादी कर दी। इन लॉस टॉक्सिक हैं, मेरी जॉब भी छूट गई बिकॉज गांव में हूँ। अब अभी मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हस्बैंड डॉक्टर मेडिसिन कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मना कर दिया बिकॉज हाई रिस्क है, देहरादून रेफ़र कर रहे हैं डॉक्टर, जॉब नहीं कर सकती, अभी बेड रेस्ट है मेरा, मुझे बहुत टेंशन होती है मेरे और बच्चे के फ्यूचर को लेकर, इतनी गरीबी में मैं सर्वाइव नहीं कर पा रही, बच्चा भी नहीं चाहती थी मैं, अभी बहुत गांव में हस्बैंड एंड फैमिली बहुत फोर्स कर रहे थे इसलिए किया, अब कोई साथ नहीं दे रहा, मैं क्या करूं। देखो भैया अभी बस भगवान का नाम लेके अपना मुश्किल टाइम है उसे काटो, है ना। अब जब देहरादून रेफ़र कर रहे हैं या कुछ भी है, वही अब ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर लिया, फोर्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं मुझे लगता है तब हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, अब शादी से पहले जॉब थी वो क्यों छोड़ी, जब ऑलरेडी इनके बाजे बजे हुए थे, इस शर्त के साथ आती कि शादी के बाद मैं जॉब करूँगी। तो कुछ डिसीजन सही टाइम पे लिए जाने ज़रूरी होते हैं, आप हर जगह चूक हो गई। अब क्या है, अभी आपके हाथ में कुछ है नहीं, अगर यहाँ कुछ नहीं कर रहे अपने मैके वालों से हेल्प ले लो, लेकिन इस टाइम पे डॉक्टर की दवाइयों की आपको बहुत ज़रूरत है। फ़िलहाल अपनी और अपने बच्चे की जान बचाओ, उसके बाद बाकी टंटे देखना कि क्या हो रहा है दुनिया में क्या नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ ये है। नेक्स्ट, मैम मेरे बेटे की शादी को 2 साल हो गए हैं, बहू डॉक्टर है, बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, हम मुस्लिम में कज़िन मैरिज होती है, अब बेटा बहू कह रहे हैं कि आप लोगों ने मैरिज तो करवा दी पर हम दोनों में हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग नहीं आ रही, एक दूसरे को देखकर कज़िन वाली फीलिंग ही आती है, रिश्ता ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। एज अ मदर मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, प्लीज़ गाइड। एज अ मदर आप उन्हें कह सकती हो कि बेटा इतना चटक पटक में मत लो फैसला, थोड़ा वेट कर लो, क्या पता बाद में फीलिंग्स आ जाएं, लेकिन ये रेयर है, आनी होती फीलिंग तो तभी आ जाती। ये आपको तब शादी से पहले पूछना चाहिए था बच्चों से राजी खुशी, और अगर उन्होंने तब हाँ कह दिया था तो इवन वे भी कंफ्यूज ही हैं। तो आप उन्हें उस नाते से बस यही कह सकती हो कि थोड़ा टाइम दो, क्या पता हो जाए सब ठीक, नहीं तो अलग अगर होना है फिर भैया मत आओ आड़े, होने दो उन्हें अलग। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी को 5 साल हो गए, हस्बैंड ने अभी तक कोई जॉब नहीं की, ना ही मुझे 1 रुपये की हेल्प की, जॉइंट फैमिली में उनका बड़ा भाई सब कुछ कर रहा है और मेरे एक 4 साल की गुड़िया है, मेरे स्टडी का मेरे गुड़िया का सब कुछ मेरे पेरेंट्स करते हैं, और हस्बैंड बहुत टॉक्सिक नेचर है, मेंटली भी हरासमेंट करता था पहले, अभी मैंने खुद का स्टैंड लेना सीख लिया है, बट अब मेरी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं अपने पेरेंट्स के पास जाकर रेंट पर रहना चाहती हूँ, लेकिन हस्बैंड कैरेक्टर पर उंगली उठाता है। अब 5 साल में मेरे पेरेंट्स भी मेरे हस्बैंड से परेशान होकर लास्ट में ये एडवाइस कर रहे हैं कि मैं डिवोर्स ले लूं, क्योंकि उसके साथ इन 5 सालों में मैं बहुत गंदे झगड़े मारपीट हुए हैं। अब मुझे उसे घर वालों को बोलते हैं कि हम गुड़िया को कभी नहीं जाने देंगे और मेरी गुड़िया के बिना मैं नहीं रह सकती, क्या करूं, मुझे इमोशनली कमज़ोर किया जा रहा है।
उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप डिवोर्स के लिए फ़ाइल करेंगी तो ये फ़ैसला अदालत करेगी कि गुड़िया आपके पास रहेगी नहीं रहेगी। और जब आपकी जॉब लग जाएगी आप उसके बाद ये सब चीज़ें सोच रहे हो। तो जब जॉब लग जाएगी तो फाइनेंशियली अपने बाप की बजाय माँ स्टेबल है और माँ के साथ बच्चा रहेगा। तो मुझे लगता है कोर्ट से तो बच्चे की कस्टडी आपको ही मिलेगी, है ना। और लेकिन ये जो आप सोच रहे हो, अगर ये उन्हें भी आइडिया है, मैं भी तब तक जब तक आपकी जॉब लगे वो खुद ही लाइन पे आ जाए, थोड़ा ठीक हो जाए स्थिति, ये भी हो सकता है। उसको लेके ज़्यादा इमोशनली वीक मत हो, बच्चा आपके साथ ही रहेगा अगर ऐसी कंडीशन आती है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा 2 साल का बेबी है। मैं बैंक के पेपर की तैयारी करती थी शादी से पहले। शादी के टाइम भी मेरे घर वालों ने लड़के वालों से पूछा था कि ये पेपर देगी और जॉब करेगी, उन्होंने हाँ कर दी। मेरे हस्बैंड बैंक में हैं, हम 3 रहते हैं यहाँ। मैं अकेली बची, बच्चा भी संभालती थी, पेपर भी देती थी। मेंस नहीं निकाल पाई। अब इन्होंने मेरे पेपर देने छुड़वा दिए, कुछ टाइम देने दिए। हर बात में बच्चे को आधा देते हैं कि जॉब करेगी तो बच्चा रुल जाएगा। वो अल्टीमेटली चाहते हैं कि मैं घर में रहूं, इनके काम करूं, बट बाहर जाकर कमाना नहीं। कहते हैं घर में रह के कर ले जो करना है। ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे बच्चा मेरी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसे के लिए बहुत चिक चिक करते हैं, हर एक चीज़ में नज़र रखते हैं, कहाँ खर्च किया कहाँ नहीं। मैं कुछ मंगवाती हूँ ऑनलाइन, उससे भी उनको प्रॉब्लम है। मेरा बैंक का लास्ट अटैम्प्ट था, मैंने इतनी मिन्नतें करी कि मुझे करने दो, ट्राई लास्ट चांस, बट उन्होंने साफ मना कर दिया। इसका रिग्रेट मुझे पूरी उम्र रहेगा। अगर मैं ऊपर से होकर क्रिट हूँ तो मेरे मायके वाले दुखी होते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुझे करना ही क्या है कमा के। पति बहुत रूडली बात करते हैं, घर खाने को आता है। कभी कभी बहुत अकेला फील करती हूँ, क्या करूँ मैम, प्लीज़ रिप्लाई। अब देखो, जो आपका बैंक का वो था वो तो अब एज निकल गई, अब उस टॉपिक को तो कर दो क्लोज अब अपने लिए। उसमें परेशान होने से आपका समय वापस नहीं आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अब बच्चा आपका 2 साल का है, अब धीरे धीरे वो समझ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक वो भी पॉइंट आपका ख़त्म हो जाएगा कि स्कूल जाने लगेगा, थोड़ा सा टाइम आपके पास बचा करेगा। अब तीसरी चीज़ ये है कि आप काबिल थी, आपको करनी थी जॉब पढ़ाई, लेकिन आप हाउसवाइफ बन के रह गई। और वो ऐसा ही कुछ परिस्थितियाँ उन्होंने क्रिएट करी कि आप हाउसवाइफ ही रहें, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हाउसवाइफ नहीं बनना। तो आप बैंक में जॉब चाह रही थी तो बैंक में ही मिलेगी, तभी आप कुछ कमा पाओगे। हज़ारों ऑप्शन है कमाने के। मुझे भी बैंक में जाना था, मैंने भी बैंक की तैयारी करी थी। मुझे टीचिंग जॉब नहीं चाहिए थी, बहुत ज़ोर से नहीं चाहिए थी कि नहीं मेरे को तो वहीं जाना है बैंक में। इवन मैं वहाँ के पेपर की तैयारी कर रही हूँ, घड़ी में रख के वहाँ की स्पीड के हिसाब से अपनी स्पीड बना रही हूँ कैलकुलेशन की। वहाँ का रोल नंबर ही नहीं आया, 2 बार भरा, दोनों बार ग्लिच हुई, मैं पेपर ही नहीं दे पाई। एक तो था पेपर दे रहे रह गए, ठीक है। और यहाँ पर बेमन से दिया था, यहाँ हो गया। तो जहाँ पर जिसकी रोज़ी रोटी लिखी होती है ना कमानी, उसका नसीब, उसके एफ़र्ट्स उसी हिसाब से सारे अलाइन हो जाते हैं। आप दूसरी जगह गलत दरवाज़ा खटका रहे हो, आप कोशिश करे जा रहे हो, लेकिन वहाँ नहीं होएगा। तो ये मान के चलो कि बैंक का आपका था ही नहीं हिसाब किताब, लेकिन कहीं का भी नहीं है, ये मत भूलो कि ऐसा नहीं कि कहीं भी नहीं हो पाएगा। जब कमाने की और कुछ करने की अलग से होम मेकिंग के अलावा भी इच्छा है तो रास्ते बहुत हैं। अब दूसरी तरफ सोचना शुरू करोगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो एक फ्रेश स्टार्ट करो सोच के कि भाई अब मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से मैं क्या कर सकती हूँ। पेपर ये देने नहीं दे रहे, कुछ पर्सनल कोई स्किल बेस्ड आप काम कर सकते हो जो घर से रह के हो सकता हो। इस तरीके की चीज़ों में दिमाग लड़ाना शुरू करो, कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, लोगों की सच्चाई जानने के बाद उनसे बात करने का मन नहीं करता, चाहे वो रियल भाई बहन हो कि ना हो, और फिर वो कहें तू बात नहीं करती। वैसे मैं 5 या 10 मिनट बात करती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ इसमें? कहीं हम अकेले तो नहीं पड़ जाएंगे ऐसा करने से? बिल्कुल पड़ जाएंगे हम अकेले, हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। 5-10 मिनट बात करना काफ़ी नहीं होता, उससे आप एक रिश्तेदारी वाली लिस्ट में तो रहते हो। लेकिन जो फैमिली होती है ना, कि जो एक बिल्कुल वो रहता है कि अगर कोई सुख दुख हुआ, कुछ भी छोटी बड़ी जैसी भी हमारे लाइफ में कोई भी मौका है दुख का या सुख का, तो वो होता है ना 2-4 जने जो याद आते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी वाला घेरा, मैं हमेशा मतलब उस चीज़ को ऐसा समझाती हूँ कि अगर सर्कल वाइज देखें या फिर प्रायोरिटी वाइज देखें ना, तो ऐसे पहाड़ होता है कि सबसे पहले हम, फिर सबसे पहले घेरे में कौन आएगा, आपके पति, आपके बच्चे, उससे अगले घेरे में आते हैं फिर भाई बहन, तो वो वाला होता है। तो आप ऐसे 5-10 मिनट वाली बात में ना कभी ना कहीं ना कहीं तीसरे से भी चौथे वाले में घेरे में चले जाते हो। तो थोड़ी ज़्यादा बात करते हो तो तीसरे घेरे में रहोगे, दूसरे घेरे में रहोगे, इतना रहता है।
तो अकेले तो पढ़ोगे, लेकिन उसमें कुछ नुकसान नहीं है। 5-10 मिनट वाले में ऐसा हो जाएगा कि फॉर्मेलिटी के लिए सही खड़े होने के टाइम पे आपके लोग खड़े हुए दिखेंगे, आप सबके टच में हो, लेकिन हाँ आपको ये लगे कि भाई मेरा कोई काम है तो मेरे 4 जने आके करवा देंगे, या मुझे कोई दिक्कत हुई तो मेरे लिए तो जी ये तुरंत खड़ा हो जाएगा, वो शायद कोई ना हो। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो ना, तो हो सकता ही है, कट जाती है ऐसे भी ज़िंदगी। अगर आपके ख़ास 2-4 जने भी हैं ना, 2 जने भी हैं, मैं तो कहूँ 4 भी नहीं, तो भी आपका जीवन कट जाएगा। फर्जी 500 हो चलेगा, 2 असली वाले हो ना लोग, आदमी हो औरत हो, आपका जीवन कट जाएगा। तो इतना स्ट्रेस मत लो, क्योंकि जो कह रहे हो ना असलियत जानने के बाद बात करने का मन नहीं करता। अब उनसे आप बात 5-10 मिनट की जगह 30 मिनट कर भी लोगे, तो जो है ही नकली आदमी वो क्या ही काम आएगा आपकी मुसीबत के टाइम पे, वो फिर भी फरारी दिखेगा। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है, 5-10 मिनट सही है। अगर लग रहा है कि बंदा बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे आदमी से आधे घंटे सिर मार के भी। फर्जी दोस्तों से, फर्जी रिश्तेदारों के साथ रहने से बढ़ जाए आदमी अकेला रह ले। उनसे बस वो इतना ही रिलेशन रखे जितना फ़र्जी से रखना चाहिए। तो आप बिल्कुल सही हो, इतना स्ट्रेस मत लो कि हम अकेले तो नहीं पड़ जाएंगे। अकेले हैं तो क्या हो गया, क्या गम है, बते रहे हम अकेले ही। नेक्स्ट, हेलो दीदी, आपकी रेगुलर व्यूअर हूँ। दीदी एक सजेशन है, जब से सेंसस की ड्यूटी का टाइम था तब से हर एक एपिसोड में एक आधा क्वेश्चन आप पढ़कर गलत मतलब समझ जाते हो। मैं एक एपिसोड 2-3 बार सुनती हूँ, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए। हाँ तो आप श्योर हो, मैं भी मना नहीं कर रही, हो सकता है इतने सारे मैं एट ए टाइम पढ़ रही हूँ, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ और मैंने समझ लिया हो, इट्स ओके। जैसे आपको लगा था कि पति कह रहा है पत्नी को कि तू लिख कर दे कि बीवी सेफ है, अपने उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया, बाकी बीवी ने पति को कहा है कि आप लिख कर दो तब लूँगी केस वापस। नहीं, यही तो बोला था मैंने उसमें, मुझे याद आ गया, मैंने यही बोला था कि वो लिख के दो कि मैं सेफ़ रहूँगी तब आऊँगी वापस। मुझे सेंसस के ड्यूटी पे तो लगा आप पर प्रेशर है इसलिए नहीं बताया, अब एक आधे एपिसोड में हो ही रहा है, मतलब बाकी लोगों ने आज तक नोटिस नहीं किया पता नहीं, पर मैंने बहुत हम्बल सजेशन दिया है, बुरा मत मानना, आप टाइम दो, मेहनत करो, एफर्ट्स लगाओ। 2 दिन बाद कमेंट आए दीदी आप समझे क्या मैंने सही कहा ना। मैं कह तो रही हूँ भैया हो सकता है हो रहा हो, लेकिन अगर मैं मान रही हूँ 60-70 कमेंट्स में अगर एक आध क्वेश्चन कुछ इधर उधर हो गया तो उस बंदे को पता लगेगा कि मैंने जो कहा दीदी वो नहीं समझ पाई, दोबारा कमेंट कर देगा वो, इट्स ओके। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि पहले मैं कमेंट्स पढूं और फिर मैं जवाब दूं, भाई फिर एपिसोड नहीं आ पाएंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है, आपने इतना ध्यान से सुना 2-2 3-3 बार, उसके लिए बल्कि थैंक यू, ठीक है। और थोड़ी सी कोशिश और कर लूँगी मैं भी, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो चल रहा है, ये तो आपको ये दिख रहा होगा वीडियो 2 बजे नहीं जा रही, इसका मतलब डिस्टर्बेंस तो चल रहा है, परेशान तो मैं खुद ही हूँ इस चीज़ से। तो हो सकता है पढ़ने में रह गया हो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं जी मैं तो भगवान हूँ सही नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है एक आध में हो गई हो गड़बड़। नेक्स्ट, मैम एक बात बताइए, क्या दूसरों को बद्दुआ देने से खुद को ही लगती है, क्या बद्दुआ नहीं देना चाहिए? अरे बद्दुआ देने को हम क्या साधु जी बैठे हैं जो श्राप देंगे? मुझे ऐसा लगता है अगर कोई हमारे साथ गलत कर भी दिया ना और हम रो गए, उल्टा हमारे मुंह से बद्दुआ नहीं निकली, तो भगवान जी बैंड बजाते हैं फिर उसकी, और हम बैठ के उसे कोस लें, मज़ा तो आता है उस टाइम पे, तो लगता है कि बड़ा मन हल्का हो गया, भैया गालियाँ दे ली या हमने उसे कह दिया इसका ऐसा हो जाए, होता कुछ नहीं उसका, उल्टा हमने उसे कह के अपने कर्म खराब कर लिए। जो अभी तक मैंने देखा है ना, जितने लोगों के मेरे साथ बुरा करने के बाद बैंड बजी है, वो ऐसे ही लोग हैं जिन्हें सच में मैंने कभी मुंह से कुछ बोला ही नहीं, मैं इतनी दुखी हो गई कि अरे छोड़, या उतना भी नहीं निकला अरे छोड़, लेकिन मैं रो गई, भगवान की तरफ देख लिया रोते हुए। भाई सब तब लगती है लंका सामने वाले की इतनी गंदी वाली कि कई बार अपने मन से भी लगता है ज़्यादा बुरा हो गया, इतना तो बुरा नहीं सोचा था। तो ये बद्दुआ देने वाला ना, मुझे लगता है ये बेकार की चीज़ है। किसी ने कुछ बुरा कर भी दिया ना, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बस ठीक है, मतलब अपने आप को शांति रखो तो ज़्यादा अच्छा। वो असली कहना उसके लिए बैंड बजाने का जुगाड़ आपने कर लिया, अगर मुंह से दे दी बद्दुआ तो कभी कहीं ना कहीं उसकी मतलब कंसेशन हो जाता, फिर आधी आपको मिल गई ना, आपने भी अपना कर्म खराब कर लिया, वो वाली चीज़ है, तो बचना चाहिए उससे। नेक्स्ट, और हाँ दी, मेरे हस्बैंड पर 14 लाख का कर्जा है, सैलरी बहुत ज़्यादा है नहीं, प्लस बच्चों की पढ़ाई, मैं काफ़ी टाइम से जॉब सर्च कर रही हूँ और सास ने खुद ही मेरे से कहा था कि जॉब कर ले वरना कर्जा कभी नहीं उतर पाएगा।
अब मुझे इंटरव्यू पर जाना भी था और कहा कल ही MIL ने लड़ाई करके सारा घर का काम मेरे पर डाल दिया, क्योंकि जॉब करना इस टाइम मेरे लिए शौक नहीं, ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प मी। मतलब सास खुद ही कह रही है कि जॉब कर ले, लेकिन इंटरव्यू से पहले हम लड़ेंगे भी और तुझसे सारा घर का काम भी कराएंगे हैं। चलो, ये वो हो रहा है जैसे गेम में आगे आगे जाके वो कर देते हैं ना, लेवल हाई हो जाता तो परेशानियां बढ़ जाती हैं कि अब ये वाला लेवल क्लियर करके दिखा। मैं बताऊँ आपको, मोटिवेट करने के लिए इस चीज़ को ना एज अ चैलेंज ही लो। अगर पता है एक दिन पहले लड़ लेगी या कुछ करेगी, अगर पैटर्न ही उसका ऐसा है ना, एक आध बार कर भी चुकी, आप 2 दिन पहले अपना ऐसे तैयार रखो कि मुझे कल जाना है इंटरव्यू पे। लड़ लेगी कोई बात नहीं, एक ना पैटर्न, अगर मैं हमेशा देखो कई बार ये बात आई है, अगर हमें पैटर्न किसी बंदे का समझ में आ जाए ना कि ये ऐसे ही करता है, तो फिर वो हमारी एक्सपेक्टेशन में आ जाता है कि अच्छा ये मौका आया, इसमें ये ऐसे रिएक्ट करेगा, हमें झटका नहीं लगता। शौक तब लगता है जब हम कुछ नया देख रहे हैं। मान लो जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आता है कि भैया मैके जाने के नाम पे सास का मुंह बन जाता है, बाज़ार जाने के नाम पे सास का मुंह बन जाता है। तो मैं हमेशा क्या कहती हूँ उससे निपटने के लिए, कि जैसे आप बाज़ार जा रहे हो, थैला लेते हो, पैसे लेते हो, तैयारी करते हो ना, खुश होते हो बाज़ार जा रहे हैं, उसी तैयारी में, उसी सब कुछ में एक ये जोड़ दो कि हाँ भाई ये सब हो रहा है, प्लस मेरी सास का मुंह बनेगा, वो भी उसका पार्ट ऑफ वो कर दो, वो नॉर्मल हो जाएगा। और भगवान करे किसी दिन उसका नहीं बना मुंह, भाई साहब तब देखो आपके हंसी निबंधों ने कि अरे वाह तो मुँह ही नहीं बना, लेकिन मुँह बन गया तो भी आपको गुस्सा ही नहीं था, आपको पता है मुँह बनना ही था। सेम मैके जाने में तो वो नॉर्मल होता है, पैटर्न समझ लो। अगर ये हर बार होता है, लेकिन अगर एक ही बार हुआ है तो इस बार का तो आपका थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, बट आइंदा ये याद रखना कि आपका कहीं ना कहीं गेम की तरह हो रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया जा रहा है, आप असली योद्धा बन के उसमें से निकल के दिखा दो, और बस फिर कहानी सुनाना अपनी सफलता की कि देखो भैया इंटरव्यू से पहले इन्होंने तो ये कलेश भी कर दिया था, तब भी हम क्रैक करके आए हैं। चैलेंज की तरह लो, परेशान मत हो उस चीज़ से। नेक्स्ट, मैम मेरा बेटा 7 ईयर ओल्ड है, जब से मैं स्कूल गया है PG से अब तक उसकी स्कूल से बहुत कंप्लेन आ चुकी हैं। वो स्कूल में एक्टिव नहीं रहता, वो टीचर से पानी एंड वॉशरूम की भी नहीं पूछता, पर घर में बहुत तेज़ है, अपने भाई बहन से बहुत लड़ता है, अब्यूज़ भी देता है। उसके फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन है। बहन वो 7 साल का है अभी, बस इतनी टेंशन मत लो। कई बच्चे घर में फ्री रहते हैं और वो जो है नहीं, उनका मन करता, वो नहीं खुलते, लेकिन 7 साल का है अभी, उसके फ्यूचर को लेकर टेंशन इतनी मत लो, वो हो जाएगी, ठीक है, मतलब हो जाएगा, मैं दूसरे क्वेश्चन में दिखा पड़ गई, वो हो जाएगा ठीक। उसको थोड़ा थोड़ा समझाते रहो कि बेटा बताया करो मैम को, है ना, यहाँ पे जैसे मम्मी है वहाँ पे मैम होती है, आप उन्हें नहीं बताओगे उन्हें कैसे पता चलेगा। थोड़ी थोड़ी घुट्टी उसे रोज़ पिलाते रहो, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। जब तक उसके वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह नहीं बन रहे ना, तभी तक की बात है, फिर सही हो जाएगा वो। नेक्स्ट, हाय दी, आप भी सोनम वांगचुक के बारे में कुछ बोलें, आप भी टीचर हो। देखो उसका ना मैं बहुत ज़्यादा एक तो फॉलो नहीं कर रही, मैंने बड़ा सरसरी तौर पे वो देखा है, लेकिन मांग जायज़ है। बट वही चक्कर है कि जो अन्ना हज़ारे जी का अनशन था वो इतना व्यापक था, सब लोग जुड़ गए, मांग जायज़ थी, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिक्स हुई। दूसरी चीज़ वही है कि वहाँ पे जो लोग उनका, अब वही आया था एक मेरे पास जो फ़ोटो आया था जिसने मेरा ध्यान खींचा था कि 2 करोड़ फॉलोवर हैं और वहाँ पर लोग दिख नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको सामने से दिख रही हैं ना, वो केवल उतनी ही नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा। तो वो सारी ना ये हाई लेवल की पॉलिटिक्स होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हमारे तुम्हारे एक आध के करने से यहाँ बल्क में कुछ चल रहा है। तो मैं अभी ना इसको बहुत ज़्यादा सही बताऊँ तो डीपली फॉलो ही नहीं कर रही। नेक्स्ट, जीवन में आप नहीं होती तो शायद मैं नहीं होती, पर मैं हूँ तो तुम भी हो। लव यू दी बहुत जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, मैम मेरा एक बेबी है, तलाक के लिए बोलती हूँ तो देते नहीं, क्या करूँ। देखो तलाक का प्रोसेस ना मैंने किसी का ऐसे करीब से देखा नहीं है कि हाँ जी कैसे होता है, लेकिन मुझे लगता है अगर एक बंदा तलाक चाहता है और वो अप्लाई करेगा तो दूसरे उसे देना नहीं चाहता तो केस चलेगा या कुछ होगा। आपको जबरन रहने के लिए तो नहीं बोल सकते उसके साथ, अटका रहेगा मामला। मुझे ऐसा लगता है ऐसा होता होगा, राजी में नहीं होगा तो ऐसे होगा। इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं मिल रहा, लिंक दे दीजिए। आप लिव लाइफ इजी वाले पे जुड़े हुए हो, उसमें हैंडल में लिंक जाता है, जस्टिफाई पे भी जाता है,
इस पे कैसे दूंगी मैं, याद रहेगा तो पिंड कमेंट में दे दूंगी। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी शादी के 12 साल हो गए, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे पति बहुत ड्रिंक करते हैं, सुबह से ही कभी शुरू हो जाते हैं, मुझसे पैसे भी मांगते हैं, 4 साल से कोई काम नहीं कर रहे। मेरे सास ससुर हैं और एक ही घर में देवर देवरानी अलग रहते हैं, सामने हमसे अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे गाली देते हैं। हम गांव में हैं तो खेती से थोड़ी हेल्प हो जाती है, पहले मायके से सपोर्ट था पर अब नहीं। मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया तो 3 ही बच्चे आते हैं, सब कहते हैं ड्रिंक करके यहाँ बच्चे नहीं पढ़ाएंगे। मैं इतने साल से सबके लिए करके मर गई, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, घर वालों ने ही मेरे सारी ज्वेलरी भी चोरी कर ली, कहीं जा भी नहीं सकती, तीनों बेटियों को लेकर क्या करूँ, बहुत घुटन हो रही है, कहाँ से स्टार्ट करूँ नॉर्मल लाइफ के लिए, मैं किसके सहारे जीऊँ। देवरानी की मम्मी भी यहीं रहती है, अब सास ससुर में मेरे खिलाफ़ भड़काती रहती है उन्हें। अगर मुद्दा सिर्फ इतना है ना कि ड्रिंक करके यहाँ नहीं भेजेंगे, तो आप अपने कोचिंग के लिए एक छोटा सा कोई अलग स्पेस क्रिएट कर सकते हो, घर से अलग, थोड़े बहुत पैसे हों तो किराए पे, जहाँ खेत है वहाँ पर कोई कमरा हो, मतलब कुल मिला के अलग स्पेस, तो वो ड्रिंकर वाली प्रॉब्लम ख़त्म। अगर सिर्फ ये है आप टीचिंग अच्छी करती हो, बच्चे आ सकते हैं, केवल और केवल यही समस्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ वही है, 4 साल से एक जो मुझे हमेशा बॉदर करती है, 4 साल से मेरा पति अगर कमा नहीं रहा, मैं 3 बच्चे क्यों कर रही हूँ फिर। एक बच्चे को पालने में जितना खर्चा आता है ना, उसका बहुत कम परसेंट ही होगा, कुछ रुपए में प्रोटेक्शन आ जाती है। आप 3-3 बच्चे किसके ऊपर पैदा कर रहे हो जब आपका खुद का जुगाड़ नहीं है कि हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। सबसे बड़ी कमी यहाँ कर जाती हैं औरतें। अरे भाई, दोनों में से एक को समझदार होना पड़ेगा, अगर दोनों नहीं है तो, है ना। अब यही कंडीशन आप बदल के देखते कि 3 की बजाय आपकी 1 लड़की होती, उसे आप अपना आराम से साथ रह के कहीं भी चल देते। समझ रहे हो ना, उसके लिए जोड़ना, उसे पढ़ाना, सब कुछ कितना आसान होता। अभी आपको 3 गुना करना है। एक ये प्रेशर ले लिया आपने अपने ऊपर, चलो, पर अब बेटियां हैं, अपना नसीब लेके आता है हर बच्चा। अब आप अपना यही है कि कोचिंग ही करना। दूसरा एक और ऑप्शन है आपके पास, अगर आप अच्छा पढ़ाती हो, आपको नॉलेज है, आप अपना प्रचार ऑनलाइन टीचर के तौर पे भी कर सकती हो कि भाई मैं ऑनलाइन पढ़ा दूँगी। मुद्दा ख़त्म, ड्रिंक करके घर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गांव है, मुश्किल है, लेकिन गांव में इंटरनेट, वो तो आप कहीं भी कनेक्ट हो ना, तो आप ऑनलाइन ट्यूशन के लिए थोड़ा प्रयास ज़्यादा करो, जिसमें बच्चों को आपके घर ना आना पड़े, आप फ़ोन पे उन्हें पढ़ा दो, और शायद उसके पैसे भी ठीक ठाक मिलेंगे। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती, कॉन्फिडेंस भी कम लगता है, क्या करूं कि अच्छे से कन्वर्सेशन कर पाऊं किसी से भी। देखो, ये एक स्किल है, आते आते आती है, क्या करूं वाले से नहीं आएगी। आप धीरे धीरे बात करते रहो लोगों से, अपनी बोलने की स्पीड स्लो रखो, हल्का सा प्रोसेस दिमाग में करके तब बोलो, है ना। अगर अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने पे, तो लगातार मत बोलो, सोच समझ के। दूसरी चीज़ क्या कि अगर हमें ना कॉन्फिडेंस से बात करनी है, देखो पहले ना लोगों को जीतने के लिए, लोगों को ना आपके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होती यूजुअली। आप उनके बारे में पूछोगे, उनको मज़ा आएगा बताने में, समझ रहे हो। तो जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा, सामने वाला आपसे बात करना शुरू कर देगा, फिर उसे लगेगा भाई इससे बात करके मुझे बढ़िया लगा। अपने आप धीरे धीरे आपके पास ना बातें करने वाले बढ़ जाएंगे, सुनने वाले भी धीरे धीरे फिर वही लोग बन जाएंगे। जो 10 बार अपनी बातें आपको बता रहा है, वो 2 बार आपकी भी सुनेगा। जब हमें ये पता होता है ना सामने वाला हमारी बात सुन रहा है, समझ रहा है, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और जब हमें ये लगता है ना, मान लो मैं ही हूँ, अगर मैं आपके सामने, अभी मैं फ़ोन पे बैठ के बात कर रही हूँ, अभी मेरे सामने 50 लोग बैठे हुए हों, मैं माइक पे बोल रही हूँ, और उन 50 में से 20-30 इधर उधर देख रहे हो, मैं एकदम कॉन्शियस हो जाऊँगी कि यार मैं बोल रही हूँ, ये शायद सुन ही नहीं रहे, है ना। तो जितने मैं कॉन्फिडेंस से यहाँ बता पा रही हूँ, शायद मैं वहाँ नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मेरा ध्यान रहेगा कि ये मुझे सुन रहा है, वो मुझे सुन रही है, ये है इधर देख रहा है, तो मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही, ये चक्कर हो जाता है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस से कन्वर्सेशन करनी सीखनी है ना, सबसे पहले बातें को दूसरों के अंदर से निकलवाना, उनकी बातें सुनना, वो स्टार्ट करो। आपके पास कुछ लोग जमा हो जाएंगे जिनको आपसे बात करना अच्छा लगेगा, फिर आप अपनी बात करना शुरू करना। तो इट टेक्स टाइम, लेकिन आ जाएगा। स्किल है ये, इसको ऐसे हल्के में मत लो कि कोई भी बात कर सकता है। बात करना भी स्किल है, हर एक को नहीं आएगी, आते आते आती है वो। नेक्स्ट, मेरा बेटा वैसे तो
ट्वेल्थ के पेपर देने थे, लेकिन उसने ये बोला कि भाई मैंने 11th नहीं पढ़ी इसलिए मेरा बेस अच्छा नहीं है, पहले मैं 11th करूँगा फिर 12th करूँगा। ऑनलाइन स्कूल ट्यूशन सिर्फ ऑनलाइन घर पर, और अब जैसे ही लैपटॉप लेकर दिया, क्योंकि बड़े बेटे ने कुछ कंप्यूटर का काम करना था, तो इसलिए अब वह फिर चेक कर रहा है कि मैं पहले आधा घंटा GTA खेलूँगा, GTA खेलूँगा। अब ये GTA कोई गेम होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। मेरा घर मेरा मना करने पर फिर वह विद्रोही हो गया, और अब आधा दिन हो गया है ना तो कुछ खाना है, बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहा। तो क्या मुझे उसे आधा घंटा देखने के लिए परमिशन दे देनी चाहिए? अगर मुद्दा आधे घंटे का है तो भैया दे दो, अभी कुछ भी नहीं हो रहा, उसके बजाय कुछ तो होगा। बिंज वॉच या फिर घंटों घंटों खेलना, वो चीज़ अवॉइड कर दे। अगर आधे घंटे में वो बंद कर देता है तो दे दो। देखो पूरी तरह के तो मना हम कर नहीं सकते, है ना, लेकिन ये है कि आधा घंटा अगर लेके और फिर उसके बाद छोड़ देता है तो ठीक है, उसके बदले में बात तो पड़ेगा। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, फैमिली के साथ ही रही हूँ। देवर की शादी हुई, देवरानी ने 2 ही महीनों में अलग हो गई। किचन में जो भी था सब आधा कर लिया। मैंने बड़े होने के नाते उसको सेट पूरा करा दिया। 6 गिलास में 3 उसने लिया तो मैंने अपने 3 भी उसे दे दिए, ताकि एक के पास सेट हो जाए, मैं दूसरे ले लूँगी। अब उसकी शादी को 5 साल होने जा रहे हैं, आज भी उसको जो सामान नया दिख जाता है तो उसके आधे करके ले जाती है, चाहे वो स्पून हो, गिलास हो, जो भी मिल जाए। सास ससुर, बोदी दादी और 2 बेटियां हैं मेरी। अब ज़्यादातर शॉपिंग मैं करती हूँ। वो वेल सेटल है, देवर की सरकारी नौकरी है, फिर भी उसको मेरी चीज़ें चाहिए। परेशान हो जाती हूँ। सास ससुर देवर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी कमियां बताना मुझे अच्छा नहीं लगता। बार बार क्या ही बोलें कि इस बार गिलास उठा लिया, इस बार चम्मच ले गई। मतलब हंसी आ रही है मेरे को ये चीज़ें। अभी तक आता था कि सोने चांदी की ज्वेलरी चोरी हो गई, मेरी ज्वेलरी देवरानी को दे दी, ये गिलास और चम्मच तक बात कैसे आ रही है? और क्यों तो आप शुरू में महान बन गई, और ये क्या, कौन सा तरीका है? ऐसे कौन करता है? 6 गिलास में से 3 तू ले ले, 3 मैं ले लूँ। कितने रुपए की गिलास आती हैं यार? सरकारी नौकरी है, पियून भी होगा, कुछ तो कमा ही रहा होगा फिर। तो ये तो स्टार्टिंग ही बड़ी अजीब हुई है इस चीज़ की, कि अलग होना, ये वाली चीज़। अब देखो रही बात यह कि जी, अब आप शॉपिंग कर रही हो और वो उठा के ले जा रही है, आप उसके घर जाओ, आप वहाँ से कुछ उठा के ले आओ। भाई वो भी तो दीदी हमें अच्छा लग रहा है वो ले गई, तो तुम भी ले आओ जाके कि छोटी ये बहुत बढ़िया लग रहा है, लाओ हम ले जाएं। ऐसे कर लो, एक ऑप्शन ये है। दूसरा वही है कि भैया सीधे मना करना शुरू करो, बताओ कि ये ले गई। वो प्यार करते हैं तो उन्हें पता तो चले उनका प्यारा लाडला और उसकी बहू कर क्या रहे हैं। मतलब ये कब तक चलेगा बात? अब सोच बताओ, यहाँ जो बता रही हो मेरे को भी अजीब लग रहा है, किसी को भी बताओगी कि मुद्दा क्या है चम्मच और गिलास का, वो बहुत ही अजीब लगेगा सुनने में। तो या तो ये है कि ऑलरेडी जब लो ना तो 2 पैकेट ही लो, कि ले भाई तू वैसे भी उठा के ले जाएगी, खुद दे दो कि ले जा, तू वैसे भी ले जाती है, मेरा सेट बिगाड़ती है। 1-2 बार अगर शर्म थोड़ी होगी, क्या पता वहाँ रुक जाए। नहीं तो फिर बोलो जो जिसकी भी वो सुनता हो कि भैया यहाँ से ये कब तक चलेगा, ऐसा सामान लिए जा रही है। या तीसरा ऑप्शन वही है कि वो यहाँ से ले जा रही है, आप उसके घर से कुछ भी लिया उठा के। अब देख लो तीनों में से आपको जो लगे कि हाँ भाई ये मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट, मेरा बेटा, वैसे तो ये तो हो गया था मेरे बेटे वाला। ये है, मेरे हस्बैंड रात को बहुत लेट आने लगे हैं, कभी तो ड्रिंक करके आते हैं तो कभी ऐसे ही बहुत लेट आते हैं। तो मैं बोलती हूँ, मेरे साथ लड़ते हैं, मुझे फालतू बोलते हैं, तो मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आता। मैं और मेरे बच्चों की ज़िंदगी, बारिश से बहुत बुरा असर पड़ता है, तो मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करूँ, बताना प्लीज़। देखो, जो हस्बैंड रात को लेट या ड्रिंक करके आते हैं, मैं उनको हमेशा, मतलब मुझे जो समझ में आता है ऐसी सिचुएशन में, अगर मैं खुद को रख के देखूं, कहने से वो सुनेगा नहीं भाई। वो छोटा बच्चा तो है नहीं, उसको पता है वो क्या पी के आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि रात को लेट आया, हमारी नींद ख़राब हुई। दूसरा, हमारे फिर वहाँ पे उसने ड्रिंक करके तमाशे करे, अब हमारा और हमारे बच्चों को वो झेलना पड़ रहा है जो हम नहीं चाहते। बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है। तो मैं हमेशा उसमें सजेशन यही देती हूँ कि एक अलग सोने का स्पेस उस टाइम पे आपके पास होना चाहिए। चाबी का हिसाब ऐसे रखो कि वो रात को 2 बजे आए, 3 बजे आए, खुद खोल ले। या फिर अगर आपको खोलना पड़े भी, उठो, खोलो, अंदर आ गया बंदा, उसके बाद वापस जाके अपने कमरे में सो जाओ। खाना पीना अगर उसको खाना है, इंतज़ाम रखो उसके कमरे में या कहीं भी। मतलब कुल मिला के आपको उससे डील ना करना पड़े ऐसी कंडीशन में वो आए,
तमाशा करे, कुछ करे, आप अपना कमरा बंद करो, बच्चों को लेकर सो जाओ। बस कम से कम आपका दिमाग वहाँ चलेगा भी, अगर आपको नींद नहीं भी आएगी, इवन बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे, है ना। उससे जब होश में हो तब इतने अच्छे से पेश आओ कि उसको समझ में आए कि अगर मैं ड्रिंक ना करूं तो मेरे घर कितना स्वर्ग जैसा है। ये एक मुझे तरीका समझ में आता है इस तरीके के हस्बैंड्स को डील करने का। लेकिन जो डील कर रही हैं, मुझे लगता है वो बेचारी सब कुछ ट्राई कर चुकी होती है, कुछ काम नहीं कर रहा होता है ऐसे लोगों पे। नेक्स्ट, हाय डियर दी, कैसे हो आप? मज़े में है जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी 5 साल की होने वाली है अक्टूबर में, और मेरे पीरियड्स डिले हुए, तो मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करा जो पॉजिटिव आया। हस्बैंड कह रहे थे बेबी 5 साल की हो जाएगी, टॉप सेकंड तब होगा, टॉप लिख दिया, सेकंड बेबी करेंगे। अब दिक्कत यह है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है भी और नहीं भी। नहीं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, लोगों को पैसे भी उधार दे रखे हैं, 7-8 लाख रुपए अब वह वापस नहीं कर रहे हैं। सेकंड बेबी के लिए वह रेडी नहीं, क्योंकि पैसों का मामला क्लियर नहीं हो रहा। मेरी खुशी के लिए हाँ तो बोल दिया है करने को सेकंड बेबी। अब आप ही बताओ क्या करूँ, दवाई खाऊँ कि बेबी रखूँ? मेरा मन है कि सेकंड बेबी कर लें, मुझे भी लगता है कर लो, क्योंकि देखो ये चीज़ है ना टेम्परेरी है, बच्चा अपने नसीब लेके आएगा। बाद में आप अब इसके लिए आप दवाई खा लो, बाद में आपको लगे कि यार हो जाता, उस टाइम पे सही रहता। एक होता है कि जैसे मेरे को था कि अगर ये ट्विंस ना होती कि हम एक ही करेंगे, मैं उस पर अडिक्ट थी, तो या तो ये हो कि हम एक ही करेंगे, लेकिन हमारा सपना है कि हमारे 2 बच्चे हों। अब दूसरा आ गया, बिल्कुल सही टाइम पर आ गया, 5 साल का सोचा था आपने, 5 साल पे आया, अब आप दूसरा प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से रख लो, आपका मन रखने के लिए सही, उसने हाँ तो कह ही दिया ना आपके पति ने, और अगर उस बच्चे की किस्मत में होगा तो सारी चीज़ें सॉर्ट भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, हेलो दीदी, आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी बहुत बड़ी समस्या ये है कि मैं जब किसी से व्यवहार करती हूँ तो मेरा घर ज़्यादा दिन चल नहीं 2 बार पाता है, मेरा झगड़ा हो जाता है। मतलब किसी से आप व्यवहार करती हैं तो आपका घर ज़्यादा दिन नहीं चल पाता, मेरा झगड़ा हो जाता है। व्यवहार नहीं चल पाता, घर नहीं चल पा रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। आपका घर क्यों नहीं ज़्यादा दिन चल पाता? व्यवहार हमारे यहाँ शादी में लेने देने को भी कहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये व्यवहार लेने देने वाला है या बिहेवियर वाला है, कि भाई आपका बिहेवियर आप किसी से करते हो तो आपका झगड़ा हो जाता है और उसके साथ ज़्यादा नहीं चल पाती आपकी बॉन्डिंग। मैं ये मान के जवाब दूँ तो अगर आपका किसी से व्यवहार होता है लेकिन उसके बाद झगड़ा हो जाता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ये पूछ रही हो, तो ऐसे में गलती कहाँ हो रही है ना। मेरे साथ हमेशा यही होता था कि भैया रिश्ते बने, क्विकली बने, बहुत अच्छे हुए, गाढ़े हुए, उसके बाद टूट गए। हर बार यही हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है। पैटर्न मेरा गलत था, इमोशनली अटैच हो गए। जैसी मैं हूँ, मैं सोच रही हूँ सामने वाला भी वैसी है। भैया मिरर इमेज नहीं होती, आप हो, सामने वाला है। एक्सपेक्टेशन अगर आप उससे ये रखना शुरू कर दो कि ये धोखा दे सकता है, ये झूठ बोल सकता है। मैं ये अभी ये रिसेंटली ना 4-5 वीडियो में ये बात जा चुकी। इवन आज स्कूल में भी किसी मुद्दे पर जरा सी ये बात चली थी, तो मैंने यही बोला था, मैं ये मान के चलती हूँ कि हर आदमी मेरी पीठ पीछे मेरे लिए झूठ भी बोल सकता है, मेरी बुराई भी कर सकता है, मुझे धोखा भी दे सकता है वो मौका पड़ने पे, हर आदमी। तो उसमें क्या है, अगर कोई नहीं देता, है ना, सामने से बात ये आ रही थी कि नहीं जी ऐसा हर कोई नहीं होता, मैंने कहा नहीं, मैं मान के चलती हूँ। तो हर एक का अगर आप ये मान के चलो कि ये आदमी आपको धोखा दे सकता है, आपसे झूठ बोल सकता है, इट्स ओके, ऐसा ही हो सकता है। तो क्या होता है कि अगर ऐसा होता है तो गुस्सा नहीं आता, बहुत ज़्यादा दिल नहीं टूट जाता कि ओ माय गॉड क्या हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी लॉटरी सी लगी हुई महसूस देते कि भाई ये तो बहुत बढ़िया बंदा हमारे हाथ लग गया, ठीक है ना। तो आप जब किसी से व्यवहार करती हैं तो मुझे लगता है आप भी मेरे वाली ही गलती कर रही होंगी कि आप उससे सोच के चलती होंगी कि वो आपके साथ ऐसे रहेगा, वैसे रहेगा, वैसे रहेगा, फिर वो वैसे रह नहीं रहा, फिर आपको बुरी लग गई, फिर आपका व्यवहार ख़राब हो गया। मान के चले करो कि हर आदमी जो है ना वो चाकू लेके घूम रहा है, मारेगा, तो लग गया तो लगेगा हाँ भाई आपने तो पहले ही कवच पहना हुआ था, और नहीं लगा तो बच गए आप, ठीक है ना। तो ऐसे करके देखना, शायद 2-3 रिश्ते फिर चल जाएंगे। मेरे तो सारे टूटे हुए भी वापस आ गए जब से ये सोचना शुरू कर दिया
सबसे बातचीत हो गई मेरी, जितने लोगों से मेरे झगड़े हुए थे, जितने लोगों से मेरी क्या ना कि रिश्ता ख़राब हो गया, ये वो सबसे बातचीत हो गई। अब किसी के लिए कोई मन में कोई नहीं है कि हाँ भैया इसने बुरा करा। अब ये लगता है इट्स नॉर्मल कि बुरा ही करते हैं लोग। अब ठीक है, अब सब सही है। अब कोई नया भी दोस्त बनेगा, दोस्त बनाती नहीं पहली चीज़, लेकिन अगर कोई नया भी जानकारी में आता है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहती हूँ कि भाई मेरे पीठ पीछे मुड़ते ही ये शायद मेरे को गालियाँ दे सकता है। तो कोई आके बताएगा कि सुनीता तुम्हें गालियाँ पड़ रही थी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक आध के बारे में अभी भी मैं नहीं कर पाई हूँ अपने आप को कवर अप, उसके लिए कोशिश जारी है। नेक्स्ट, मैं खुद में बहुत ज़्यादा चेंज करना चाहती हूँ, शुरू भी की है। आप मेरे लिए कुछ 2-3 मोटिवेशनल लाइंस बोलिए, मैं क्लिप करके रखूँगी। आपके आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। बहन थोड़ा सा टाइम निकाल लो, खुद को बहुत चेंज करना चाहती हो तो पूरा एपिसोड सुन लो, जो अच्छा लगे उसे ही क्लिप करके रख लो, क्योंकि मैं तो सारे एपिसोड में ही कुछ ना कुछ बढ़िया काम की बातें बोल रही हूँ मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है वो नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैं आपके लिए पर्टिकुलरली क्या ही बोल दूँगी। नेक्स्ट, मुझे कुछ टिप्स दीजिए स्टडी से रिलेटेड। मेरी बेटी भी 7th में है, मुझे ज़रूर बताइए। 7th क्लास में जब बच्चे आ जाते हैं ना, वो हमें बताते हैं उनका पैटर्न क्या है। आप बस अपने बच्चे का पैटर्न फॉलो करो, उसको याद कैसे ज़्यादा होता है ना, उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसको ट्यूशन की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें आप उसका पैटर्न बस देखो कि वो कैसे सीखता है, और बस आपको उसकी हेल्प करनी है। ये आपका बच्चा ही डिसाइड करेगा कि आपको उसके लिए क्या करना है। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, मैं भैया भाभी से बहुत परेशान हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, वो दोनों गांव में, और आसपास गांव रिश्तेदार से भी ज़्यादा इंटरेस्ट किया, लालच दिखा के 15 लाख से ज़्यादा हो गया। इतना भाभी ने मुझे लिस्ट दी है, और भाई भी है बाल्टी, बट मेरी हिम्मत नहीं है। और भी है बाल्टी, बट मेरी हिम्मत नहीं है सुनने की। अच्छा, क्या ये धार के लिए पहले मना कर रही थी, मुझे दोनों ने गालियाँ दी। 3 इयर्स में ही सब गलत लाइफस्टाइल जिए। तीनों बहनें मिलाकर डेली राशन के अलावा बाकी खर्चा उठाते हैं। आसपास में हमको बदनाम कर रखा है, बहनें कोई हेल्प नहीं करती। ऐसे 3 साल पहले छुपके से गांव निकल गए। मेरे ससुराल गांव में ही है, मुझे गांव आना पड़ता है। जाने टाइम मुझे दोनों बोले कि हम दोनों सुसाइड कर रहे हैं, बच्चा दोनों को संभाल लियो तीनों मिलके, और नैनी तो हमारे लिए झगड़ा ढूंढा। 1 घंटे में बताओ। यार क्वेश्चन समझ में आ रहा है किसी को? मतलब मेरे को जितना आ रहा है उससे ज़्यादा किसी को आ रहा हो तो कमेंट कर देना अगले वाले में। मैंने रहने की व्यवस्था कर ली, मैंने बाली काम करा, 2 महीने में पैसे देना शुरू करा, और घर जाओ अभी वो दोनों नहीं आ रहे। मुझे शुरू से गांव में नहीं जानती हूँ, बोलना पड़ रहा है, क्या करूँ ज़रूर आंसर दीजिएगा। अभी मैं क्या आंसर दूँ भाई, मेरे को नहीं समझ में आया क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप दोबारा करना भाई। नेक्स्ट, हेलो दीदी, यह तो वही बात हो गई जैसे सिंहासन 32 में राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठते थे तो उन्हें केस का सही फैसला सुनाने की शक्ति अपने आप आ जाती थी, वैसे ही जैसे आप वीडियो शूट करना शुरू करते हो तो आपको अपने आप सही जवाब देने आ जाते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मेरे सिंहासन 32 तो बदलता रहता है, मैं कभी किसी कुर्सी पर बैठती हूँ, कभी किसी पर। बट ये कह सकते हैं कि हाँ, जब मैं बैठती हूँ जवाब देने तो अपने आप आ जाते हैं जवाब। नेक्स्ट, दी मेरी फ्रेंड बैंक में जॉब करती है, फ्रेंड उसका वहाँ एक लेडी एम्प्लॉय है, वो सीनियर है पर 1 नंबर की कामचोर है। पूरे ऑफिस टाइम में फ़ोन चलाती है, उसके प्रभार के काम भी वो मेरी फ्रेंड के ऊपर थोपती है। हेड सर भी मैम का साथ देते हैं। मेरी फ्रेंड क्या करे, वो अपने सारे काम ऑनेस्टली करती है, पर ऐसे टॉक्सिक बंदे से कैसे निपटे ताकि उसके पास एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। वो मैम फ़ोन बराबर चलाती है पर ऑफिस वर्क करने पर कहती है कि दिख नहीं रहा सही से माइग्रेन है, राइटिंग सही नहीं है, ऐसे बहाने बनाती है, प्लीज़ हेल्प हर। देखो, अगर मैं ऐसी कंडीशन में फंसूँ, जो अपने काम मेरे को दे रहा है ना करने के लिए, तो भाई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो गई। अगर मेरे साइन नहीं हो रहे, काम मैं उसका कर रही हूँ, कर मैं रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। मैं तो ऐसे से पीछा छुड़ाने के लिए वो काम कर दूँगी गलत, अपने आप भुगतता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा यही तो कहेंगे, अरे तूने ये क्या करा, ये क्या इतना भी नहीं आता, अरे अजी क्या करें, वर्कलोड हो गया, हो गई गलती, बस क्या क्या छुट्टी तुम्हारी। तो 2-4 बार ये ना काम चोरों का, मैंने पता है एक
कहोगे कैसी बात कर रही है। हमारे यहाँ ना एक 4th क्लास थी आंटी, तो वो अपने किस्से सुनाती थी जवानी के। एक बार बता रही थी कि तो वो उन्हें ना किसी ऑफिस में कहीं पर अटैच कर दिया, उनका मन नहीं था। तो वो अपना बताती थी किस्सा कि ना चाय बनाने को बोला, बहन जी मैंने ऐसी चाय बनाई। उन्होंने बर्तन धोने को बोला, बहन जी मैंने गिलास तोड़ दी। मतलब जानबूझ के उन्होंने करा, और वो मेरे सामने चटकारे लेके बता रही थी इस चीज़ को कि ऐसा काम करो जो अगला आदमी कहे ना। तो वो तो एक हास्यास्पद से बातचीत चल रही थी, लेकिन मुझे एकदम समझ में ये आया कि भाई जितने भी कामचोर हैं ना, उनके अंदर ये स्किल होती है कि वो काम ऐसा करके देंगे कि अगला आदमी उनसे काम करा ही ना पाए, कि भैया इससे काम कराना मतलब नुकसान। तो अगर आपके ऊपर भी कभी ओवरलोड हो जाए ना किसी काम का, तो ऑफिस वालों को सबक सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, इतना जलील काम करके दो, बदले में आपको बुद्धू होने का, लापरवाह होने का टैग मिलेगा। थोड़ी डांट वाट पड़ सकती है कि अरे तुझे इतना भी नहीं आता। बस बेस्ट बनने के चक्कर में रहोगे तो फिर कर लो, अपना भी कर लो, दूसरों का भी कर लो, सबका कर लो। उसके बाद फिर कहो कि क्या करा। या फिर जब ओवरलोड की वजह से सच में गलती होएगी, तब फिर क्या होगा, यार हमने तो अपनी पूरी जान लगा के काम करा था, हमारे काम में कमी रह गई, हमें फिर भी सुनने को मिला। अबे सुनना ही है तो बिना काम करे सुनो ना फिर। तो अगर उसकी जिम्मेदारी के काम है, और बैंक का तो वैसे इतना क्रूशल काम होता है, एक ही गलती में जान के टाले पड़ जाएंगे। देखो जो कर सकती हो इस मामले में, वरना मैंने काम से बचने की ये प्रैक्टिकल सी ट्रिक तो यही है। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरी देवरानी के आने के बाद से मेरी सास का बिहेवियर रूड हो गया है। वो सबके साथ होता है, पता नहीं क्यों। उन्हें लगता है सारा काम मैं करूं, और दी सारा काम मैं ही करती हूं। मेरी देवरानी तो अपनी मन मर्जी का काम करती है। यार लगातार 4 एपिसोड से ऐसा नहीं हो रहा बेचारी जेठानियाँ प्रताड़ित हो रही हैं, देवरानी मजे ले रही हैं, उनको कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? तब क्या हो रहा है ये? बहुत दिनों से कोई देवरानी प्रताड़ित है ऐसे वो नहीं आ रहे कमेंट, सारे ऐसे आ रहे हैं जेठानी बेचारी उसको ही सारा काम लोड दे रखा है, देवरानी पीहर जाके रह रही है, मज़े कर रही हैं, ससुराल में रह के भी काम नहीं कर रही हैं। हो क्या रहा है ये? नेक्स्ट है, मेरे हस्बैंड जब मम्मी से कहते हैं कि मम्मी आप छोटी बहू से भी कहो, उसे समझाओ काम के बारे में, तो मम्मी मेरे हस्बैंड से तो कुछ नहीं कहती, मुझसे नाराज़ हो जाती हैं। जे बात मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप कुछ मत कहा करो, बट जब वो देखते हैं कि मैं ही सारा काम करती रहती हूँ तो वो बोल देते हैं मेरे ससुर जी घर का खर्चा उठाते हैं, इसलिए मेरी सास को लगता है मुझसे जितना हो सके काम करवाएं, और ये कुछ नहीं कहेगी। मैं करती भी हूँ, बट काम करने के बाद वो प्यार सम्मान नहीं मिलता जितना देवरानी को कुछ ना करने पर भी मिलता है। इसीलिए क्योंकि उसके हस्बैंड अच्छी जॉब पर हैं और मेरे हस्बैंड का अभी कोई काम नहीं है, पर दी इनके बीच में मैं पिस रही हूँ, मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, क्या करूँ जी? ये है मुद्दा। आपके पति कमाते नहीं, उसका पति कमाता है, तो वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे उम्मीद करी जा रही है कि आप घर के काम में सपोर्ट करें। अपने पति से को कमाने तो तुम जान नहीं रहे, घर का काम करवाया करो मेरे साथ, बराबरी हो जाएगी, फिर तुम कम थकोगी और सास ससुर का हिसाब भी क्लियर हो जाएगा कि भैया तुम घर का देखो, वो पैसे ला रहा है। पति सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, कहते हो यहाँ लड़ाई मत बो, मुद्दा यहाँ है तुम कमा नहीं रहे हो, इसलिए मेरी रेल बनी पड़ी है, तो कमा तो तुम रहे ही नहीं हो, घर का काम मेरे साथ करवाया करो, बस प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट, हेलो मैम, आप हमेशा खुश रहो और यही मुस्कान आपके फेस पर बनी रहे। मेरी एक फ्रेंड है जो अपने बेटे से परेशान है, 7th क्लास में, स्कूल से आते ही फ़ोन मांगता है, नहीं देने पर स्कूल ट्यूशन नहीं जाता, क्या करे? वो परेशान हो गई है, खाना भी नहीं खाता। जब ये चीज़ बढ़ रही होगी ना, ऐसे करके जब जकड़ रही होगी उस बच्चे को, वो तब रोकना चाहिए था। एक दिन में बच्चा इतना एडिक्ट या इतना सिर पे नहीं चढ़ सकता कि भैया तुम मुझे फ़ोन नहीं दोगे तो मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा। मत जा, क्या होएगा ट्यूशन नहीं जाने से? नंबर आ जाएंगे कम, 60% आ जाएंगे, फेल तो कोई होता नहीं। कर ले, लेकिन तेरे को फ़ोन नहीं मिलेगा। अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ, रिजिड रहो, है ना? ऐसा तो है नहीं कि वो ट्यूशन जाते ही उसके 90% ऐसे उड़ करके छड़ी से डाल देंगे मास्टर जी। 2-4 दिन मत जा, तू मत जा ट्यूशन, पढ़ा रहे ऐसी, फ़ोन तो नहीं मिलेगा तुझे। रिजिड रहो थोड़ा सा, तो आ जाएगा लाइन पे उम्मीद। अब पता नहीं भैया पिछले से कैसा आया, वो 7th में है तो 11-12 साल का नहीं, 7 और 6 13, कम से कम 13-14 साल का होगा। अब उसकी टीन एज भी स्टार्ट हो गई, तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है ये काम ही कर जाए ट्रिक। मैं अपने बच्चों के हिसाब से बता रही हूँ, अगर मेरी बेटियाँ आके ये करती तो मैं क्या करती। अब आपने पता नहीं 13 साल कैसे पाला है उसको, वो पता लगा जी और फपल जाए तो थोड़ा देख लेना कि आपका बच्चा किस हिसाब का है। लेकिन हाँ, अगर मुद्दा सिर्फ यही है कि भाई मेरे मन की कमज़ोरी,
मैं अपनी ममता में मरी जा रही हूँ, मैं कैसे मना करूँ, या ट्यूशन नहीं जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, ट्यूशन नहीं जाएगा हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो कुछ नहीं होगा, 6 महीने भी नहीं जाएगा ना तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन 6 महीने वो रुकेगा नहीं, लाइन पे आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट। हेलो मैम, मेरे हस्बैंड की 14 साल पहले डेथ हो चुकी है। जब से मैं डिप्रेशन में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है। एक बेटा है 24 साल का, सास ससुर देवर देवरानी सब हैं, बट कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। ससुराल में मुझसे ज़्यादा मेरी देवरानी की पूछ है। देखो अगेन फिर वही आ गया भाई साहब, देवरानियों का वर्चस्व चल रहा आजकल। जेठानियाँ बेचारी मासूम हो रखी हैं, सारे 3-4 एपिसोड से यही हो रहा है। इतना मान सम्मान नहीं मिलता, इसलिए मैं टेंशन में रहती हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ एडवाइस ज़रूर दें। देखो किसी से ना मांगने से सम्मान नहीं मिलता, मुझे इतना समझ में आया। सम्मान कमाना पड़ता है, और अगर आप सम्मान के लायक हो भी गए फिर भी अगला आपका सम्मान नहीं कर रहा ना, तो भाड़ में जाए वो। जो सम्मान दे रहा है वहाँ से ले लो, ये बात होती है। ज़रूरी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है, हमें पर्टिकुलर उस बंदे से तारीफ़ चाहिए, हमें पर्टिकुलर उस बंदे से सम्मान चाहिए, वो दे नहीं रहा, हम भगे फिर रहे हैं। लाख काबिल होने के बावजूद भी हमें फुल फील नहीं हो रहा कि भैया हम तो अच्छे नहीं हैं, हम गुड इनफ नहीं हैं, उसने तो बोला ही नहीं तुम अच्छे हो। यहाँ मुद्दा ख़राब हो जाता है। आपको घर में नहीं मिल रहा ना सपोर्ट, अगर आप बढ़िया हो, कहीं जॉब कर लिए हो या कुछ भी है और सर्कल आपका है, अपने आप को और जगह इन्वॉल्व करना शुरू करो, बजाय इनसे सपोर्ट या सम्मान की उम्मीद रखने के। जिसे देना होता है वो इतने साल हो गए, आपके हस्बैंड भी नहीं है, वो अपने आप ही रहता है एक माइल्ड सा रिलेशन। नहीं है ना हो, अब इधर से उम्मीद करना छोड़ दो, दूसरी तरफ रुख करो, अपने आप को बिज़ी रखो, कुछ नई स्किल सीखो, कुछ क्रिएटिव करना शुरू कर दो। अपने आप में जब मस्त हो जाओगे ना, किसको पड़ी है, कौन सपोर्ट कर रहा है, किसको कर रहा है और किसको ज़रूरत है। अगर हम अपने लिए खुद नहीं खड़े ना भाई, पूरी दुनिया खड़ी रहे, बेकार है। और हम अपने लिए खुद पूरे खड़े हैं कि मैं परेशान हूँ, मैं अपने लिए करूँगी, बीमार हूँ मैं दवाई लेने जाऊँगी, या मेरे को अच्छा नहीं लग रहा मैं अपना मूड ठीक करने के लिए कुछ करूँगी। अगर ये सोच है, हमें किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं, फिर हम खुद ही ठीक रहेंगे। तो ये कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मुझे सम्मान नहीं दे रहा, ये चीज़ें कहना बिल्कुल बंद कर दो। दे रहा है बढ़िया है, नहीं दे रहा कोई बात नहीं है ज़रूरत। हम अपने आप में अपने आप को कर लेंगे सपोर्ट, अपना सम्मान हम खुद कर लेंगे, बाहर मिल जाएगा हमें सम्मान, अगर एक्चुअली हम सम्मान के लायक हैं। नेक्स्ट। हेलो दीदी, हम अपना घर लेना चाहते हैं पर बना हुआ लें या खुद प्लॉट लेकर बनाएं, क्या बिल्डर के बनाए हुए घर सही होते हैं? आपकी सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखो इसमें ना कोई एक रिजिड राय नहीं है। अगर आपको कस्टमाइज घर बनाना है अपने हिसाब से तो बनवाओ प्लॉट लेके, कि कुछ लोगों को कमरे छोटे चाहिए, लॉबी बड़ी चाहिए, कुछ लोगों को लॉबी छोटी भी चल जाएगी, उनको बेडरूम बहुत बड़े चाहिए, कुछ लोगों को पार्किंग एरिया बड़ा चाहिए, किसी को दुकान निकालनी, वो बनवाता प्लॉट से। किसी को लग रहा है कि कौन ठेकेदार से जाए या वेट नहीं करना है, हमें तो रेडीमेड में जाना है, या हमें उतनी क्रिएटिव नहीं है, हमें लगता है स्किल कि हम सोचें कि कैसे क्या बनेगा, बना बनाया मिल जाए हम तो उसमें फ़ाइन है, वो उसमें जाता है। लेकिन ऐसा होता है कॉलोनी वाइज ना आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाता है, काफ़ी लोगों से थोड़े रिसर्च करोगे कि वहाँ पर मटेरियल वगैरह अगर अच्छा लग रहा हो, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगा के अगर बनाया हुआ हो तो रेडीमेड लेने में फ़ायदा है। वरना रेडीमेड में अक्सर अंदर कबाड़ भर के बाहर से आपको ऐसा करके दे देंगे वो कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप रहना शुरू कर दोगे ना, जब उस बिल्डिंग की असलियत सामने आती है। मैंने 1-2 अपने फ्रेंड्स को देखा है जिन्होंने रेडीमेड लिया और अंदर से उसमें खोखला ही मतलब सब कुछ निकला, तो उसमें हर साल पैसे लगा लगा के बावले हो रहे हैं। तो अगर पॉसिबल है तो बेस्ट होता है खुद प्लॉट लेके बनवाना। नेक्स्ट, आपने जो लड़की की शादी वाला क्वेश्चन का आंसर दिया, क्या बात है। हाँ, मुझे भी अपना जवाब देने के बाद यही लगा था कि वाह क्या जवाब दिया मैंने। नेक्स्ट, मैम नमस्ते, आप बच्चों के फटे पुराने कपड़ों का क्या करते हैं? डोनेट कर देती हूँ। मेरे स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं जो उनसे छोटे हैं, मेरी मेड जो आती थी उसके बच्चे हैं, उनके आ जाते हैं। नेक्स्ट, दी मैं बीमार थी, कुछ दिन से मैके में थी, मेरी भाभी की भाभी आई थी 3 दिन के लिए, मेरी भाभी उनके सामने मेरे भाई की इंसल्ट कर रही है। 2 दिन कुछ नहीं बोला हमने। 3rd दिन मेरी भाभी ने बोला कि मैं नौकर ही नहीं हूँ जो सबका काम करूँ। भाई भाभी की बहस हुई, मैंने बोल दिया तुम 3 दिन से अपनी फैमिली के सामने
इंसल्ट कर रही है। उसने बोला कि नंदो को इतना नहीं बोलना चाहिए। मैं उसी दिन अपने घर चली गई। अब घर में जाती हूँ, आपस में बात नहीं होती, मुझे बुरा लगता है। मैंने अपनी भाभी के लिए बहुत किया, शॉपिंग, छोटे बड़े सब खर्चे, मैं अपसेट हूँ, क्या करूँ, मतलब रखूँ या नहीं, प्लीज़ दी रिप्लाई। आपकी भाभी ऐसी है, समझ में आ रहा है, जो शायद हमारे एपिसोड देख के बन जाती है ना महिला, वो उसको जो करना है लाइफ में वो करेगी, और जो उसके रास्ते में आएगा वो उसको जवाब दे के चुप करा देगी। उसने वो किया है आपके साथ। अब देखो, भाई की इंसल्ट हो रही है, भाई के मुंह में दही जम रहा है जो आपको बोलना पड़ गया उसके लिए। और अगर वो सब कुछ जानते बूझते नहीं कह रहा है, इट मीन्स उन दोनों की म्यूचुअल बॉन्डिंग है। वो ले रहा है अपनी पत्नी से इंसल्ट, आप क्यों बोले बीच में? सही कुछ नहीं हुआ, ना उसने सॉरी बोला, ना वो बदलेगी, उल्टा आपका और उसका रिलेशन और खींचातानी वाला हो गया। अब जो हो गया वो थोड़े दिन पॉज रखो, कुछ दिन बाद सही हो जाएगा। नाम मात्र का अपना जो बातचीत होती है वो चलते रहना, शब्द का भी ना ख़त्म हो आपस में। लेकिन आइंदा से कान में अमेठा लगा लो, अपने भाई भाभी के नहीं, किसी भी हस्बैंड वाइफ के झगड़े के बीच में जब तक वो तुम्हें खुद ना बुलाएं कि बोलो, तब तक मत बोलो, है ना। तो ये तुम्हारे लिए आगे के लिए सीख हो गई बस। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी, आपको सुनते हुए काफ़ी चेंज आ गया है, काफ़ी कुछ अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ, थैंक यू दी, यू वेलकम। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ, शी इज़ हाई लेवल टॉक्सिक, प्लीज़ हेल्प मी। दी, मेरी 2 बेटियाँ हैं, 4 और 5 साल की, मेरी शादी को 7 साल हुए हैं। सास हर 2-3 महीने में झगड़ा कर लेती है, काम छोड़ देती है, आई मीन सुबह की सब्जी बर्तन वही कर लेती हैं, बट लड़ाई में कुछ भी नहीं करती। फिर दी, एकदम से मेरे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है काम का। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने शाम के 5-5 बजे लंच किया है लड़ाई झगड़े में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। जब हफ्ते 10 दिन बाद मेरी रूटीन बनती है तो वो फिर नॉर्मल होकर अपने काम, सब्जी, सुबह के बर्तन करने लग जाती है। 7 साल से यही हो रहा है। मैं अपने बच्चों को भी खुद ही पढ़ाती हूँ। आप भी कभी बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई है कल, और मुझे लड़ाई में आर की बहुत गंदी गाली देती है, प्लीज़ बताएं मैं क्या करूँ, एंड सॉरी फॉर द लॉन्ग कमेंट। आपके अंदर 2 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर। उसका सिंपल सा पहले वाले का हल ये है, जब वो काम करती हैं आपको सहारा लगता है, फिर वो लड़ाई करके छोड़ देती हैं, सडनली आपका काम बढ़ जाता है एंड हौच पौच हो जाती है, आप परेशान हो जाती है और रूटीन नहीं बन पाता। आपकी तो वो सास है, लेकिन सेम चीज़ मेड के साथ भी तो होती है। मेड आती है, वो काम करती है, हमारा सहारा लग जाता है, लेकिन जब वो सडनली छुट्टी पे चली जाती है, जब भी तो हम ऐसी हौच पौच होते हैं, लेकिन फिर हो ही जाता है ना काम। तो कहने का मतलब, वो जो 2-3 दिन हौच पौच होती है वो भी मत करो। आपको लगा कि ये वाला काम इधर मेरा बढ़ गया, तो जो रोज़ कर रहे थे उनमें से 1-2 काम कम कर दो, अपने आप थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा अप डाउन लगेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। अब दूसरा क्या है जी, गाली देती है। गाली देने के ना देखो 2 ऑप्शन होते हैं उसको ट्रीट करने के, या तो आप भी पलट के गाली दो, आप उसके लेवल पे आ गए। पर मैंने बिग बॉस देख के ये सीखा कि भाई ये सही तरीका नहीं है। सामने वाला गाली दे रहा है, उसका स्तर दिखाई दे रहा है, आप क्या कर रहे हो वहाँ से आपका स्तर दिखाई देता है, ऊपर से वो एज में बड़ी हैं, है ना, तो आपको नहीं देनी गाली। रही बात कि इसे बर्दाश्त कैसे करें, डील कैसे करें, तमीज़ से उतारो, ठीक है ना। कोई गंदी लैंग्वेज में बात कर रहा है, आप सीधे बोलो कि भैया दिख रहा है आपकी लैंग्वेज इतनी बढ़िया है ना, वो नहीं है, एक रील नहीं आती है, लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत ख़राब है उसको तुम बोल के देखना एक बार झगड़े में, ना तुम्हारी भी हंसी छूट जाए, नहीं तो मन में ही बोल लेना। मैंने कहीं किसी का यहाँ पे कमेंट आया था कि मैंने उसको बोला था, जो उसकी सास ना लगातार ऑर्केस्ट्रा की तरह बजती रहती थी, उसका काम करना मुश्किल हो जाता था। मैंने उसको सलाह दी कि ना कि ईयरफोन लगा के एंड देन अपने गाने सुनना शुरू कर दो, तो उसको ऑर्केस्ट्रा वाली बात याद रह गई। अब उधर उसकी सांस चालू हो गई और वो ना वहाँ पे गाने सुन के और कह रही है मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। तो जिस मोमेंट पे वो इरिटेट हो जाती थी, उसके सिर में दर्द हो जाता था, वो काम नहीं कर पाती थी, सेम मोमेंट, सेम सिचुएशन, सेम बंदा, सेम बातें बोल रहा है, और अब वही बंदी हंस रही है, उसकी हंसी बंद नहीं हो रही। कह रही है मेरे को हंसी ना रोकना मुश्किल हो रहा था कि मुझे किसी ने हंसते हुए देख लिया तो और उल्टा बवाल हो जाएगा। तो कहना आपका बस यहाँ का खेल है, आप चेंज हो जाओगे, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो गाली दे रहे हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, हमने ली नहीं, वापस उन्हें मिल गई। बच्चों को तो मैं यही सिखाती हूँ, गाली दे रहा था तो मैं उन्हें रबड़ या पेंसिल हाथ में दे के दिखाती हूँ कि मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, तुम मत पकड़ो। तो फिर कहाँ गई, कि किसके पास रही, वो कहते मेरे पास, तो कहते मैं फिर बस समझा देती हूँ कि देखो ये तुम्हें गाली दे रहा था, तुम कह दो मैंने ली नहीं।
तो बच्चों का तो ये है, लेकिन बड़ों का क्या कीजिएगा। तो बस उनके यही कहे करो कि भैया लैंग्वेज एकदम शानदार है आपकी, राजमाता वाली, तमीज़ से जलील करो, तब आएगा मज़ा तुम्हें। नेक्स्ट मैम, आपने मुझे बताया मैं शांत रहूं, अपने ऊपर काम करूं, पर आगे का सोच कर डर लगता है, मैं कैसे करूंगी चीज़ें फेस और कंपैरिजन, ये खाली टाइम में ही समझ नहीं आ रहा क्या करूं, टेंशन, सिर दर्द और हेल्थ इशू सब चल रहा है, प्लीज़ रिप्लाई। ये सब कुछ इसीलिए चल रहा है क्योंकि आप सोचे ज़्यादा जा रही हो। सोचना बंद कर दो, एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, वरना ये और बढ़ जाएगा। अभी ये यहाँ नहीं रुकेगा, और सोच लो और बढ़ेगा। तो फ्यूचर के बारे में कि ये कैसे होएगा, ये कैसे होएगा, ये कैसे होएगा, भाई वो जब होएगा वो तभी होएगा, हमें तभी पता चलेगा कैसे होएगा। फ़िलहाल हमारे अधिकार क्षेत्र में जो है वो कर लो, तो बस इतना है हमारे हाथ में, वरना ऐसे ही सोच सोच के बावले से हो जाओगे। नेक्स्ट, हेलो दी, मैंने 5 जुलाई को STET TGT SST का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में बहुत मिस प्रिंटिंग थी, कई क्वेश्चन गलत थे। मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है, सोचा था ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, पर आंसर की भी 20 से 30 क्वेश्चन रॉन्ग वाली आई है, फिर रिवाइज आंसर की भी रॉन्ग आई। अब बहुत डीमोटिवेट फील हो रहा है, क्या करूँ। जो फील हो रहा है उसको फील करके एक साइड रख दो, क्योंकि जो एक्चुअल में आएगी जब फाइनल, ये वाली तो वो वाली आई होगी ना जो आपत्ति लगाने के लिए आती है, अभी फाइनल तो आएगी, तो आने दो उसको। बस अभी सोचने को अब कहोगे कि कहना आसान है, क्यों ना सोचें, सोच लो, लेकिन सोचने से कुछ बदल तो नहीं रहा। जितनी बार थॉट आए यही सोचना कि सोचने से कुछ बदल तो जाएगा नहीं, तो जब आएगा तब के तब देखेंगे, अभी अपना काम करो, ये सोच के लग जाओ अपने हिल्ले में। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दी, आपने जैसा बताया मैंने अपनी फ्रेंड को क्लिप शेयर कर दी, अभी शाम में उसका कॉल आया, काफ़ी रिलैक्स लग रही थी। उसने कहा कि उस पर पहली बार किसी ने इतना होप किया, इसके लिए दी को थैंक यू बोल देना। उसे आपकी बातों से बहुत हिम्मत मिली है। उसने स्ट्रांगली मुझसे कहा कि इस टाइम गुप्त नवरात्रि चल रही है, माता रानी स्वयं दी के रूप में मेरे सारे सवालों का जवाब दी हैं, अब मैं हार नहीं सकती, उनका इशारा मिल गया है, अब मैं सब ठीक कर लूँगी। थोड़ा टाइम लगेगा बट सब सही कर लूँगी। दी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी हैं, और सच कहूँ आपको मैं भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। पहले आपने मेरी लाइफ सॉर्टेड की थी, अब मेरी फ्रेंड की करी है। उसी की बात अभी मैंने पहले कमेंट में करी भी थी, पहले या दूसरे में, लेकिन मेरे को भी बड़ा अच्छा सा लग रहा है। इतनी सारी ब्लेसिंग्स, मुझे ना ब्लेसिंग्स की अभी बहुत ज़रूरत पड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी लिटरली बैंड बजी हुई है इस टाइम पे। मैं अपनी बताऊँ तो भेजते रहो भैया ब्लेसिंग, क्या पता आप लोगों की ब्लेसिंग से ट्रैक पे आ जाऊँ मैं। नेक्स्ट मैम, मेरा एक और सवाल कि मैं अपने हस्बैंड के लोअर टी शर्ट धोती हूँ तो पता नहीं क्यों कपड़ों पर वाइट वाइट निशान पड़ जाते हैं, जबकि मैं साबुन तो लगाती ही नहीं, सर्फ से धोती हूँ। आई तो सरफ से धोती हूँ तो वो सरफ ही जमता होगा बहन, उसको थोड़ा 2-4 पानी में और धो, या तो वो सरफ ढंग से घुल ही नहीं पा रहा तो वो कपड़ों में चिपक जाता होगा। पहले अच्छे से सरफ को ही घोल लो, और पानी में अगर जितनी बार भी धोती हो 1-2 बार और धो लो, वो सरफ ही रह जाता और कुछ नहीं। नेक्स्ट लाइस वाले रिप्लाई के लिए मैम थैंक यू सो मच एंड ऑल अदर सब्सक्राइबर, बिकॉज ऑफ यू ट्यूशन स्टार्ट हो गई है, थैंक यू। एंड ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ, कनाडा से भी हैं स्टूडेंट, एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस चैनल वांट टू प्रमोट फॉर ऑनलाइन ट्यूशन गाइड हाउ टू प्रमोट सेफली ऑन इंस्टा। अभी अपने कॉन्टेक्ट्स में ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज़ किया, वही जजमेंटल। हाँ तो वही मैंने बोला था, अपना बताओ मत, जिसका होगा वो क्लाइंट वाइज आ जाएगा, रिश्तेदारों को तो बस ना ही बताओ तो सही है, मैं तो बताती ही नहीं, ऐसी चीज़ है। कोई करता तो है नहीं, कहीं उनके 2 रुपये हमारे पे ना आ जाए बिना मतलब। नेक्स्ट, MSc B.Ed स्पोकन इंग्लिश 6 to 10th CBSE 6 year ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, 1.5 साल ब्रेक ड्यू टू डोमेस्टिक इशूज़, नाउ गेटिंग बैक टू ट्रैक, यू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस विन। तो भैया देख लेना, अभी कोई पूछ रहा था ना ऑनलाइन, नहीं मैं पढ़ाने के लिए बता रही थी, जिनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बताया था, देखो इन्होंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन, और कितनी सारी अपनी सक्सेस के साथ मुझे ब्लेसिंग्स भी भेजी हैं। और जी आपकी रीसेंट वीडियोस में मैंने एक सक्सेस स्टोरी रही, मम्माज बॉय से डील कर लेती हूँ, और 2-3 क्वेरीज थी कैसे एंड सबक ज़िंदगी के, यू ऑल्सो आस्क्ड फॉर लिंक, प्लीज़ वांट टू गेट दैट। मैंने मांगा तो था, उन्होंने कहा था एक लिस्ट बना रखी है, पता नहीं मैं भूल गई कौन से चैनल पे थी। लेकिन नेक्स्ट, दिल्ली में भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, दीदी होगा, मेरा भी बुटीक है, टॉक्सिक रिश्तों से आगे निकल कर कुछ करना चाहती हूँ, कैसे करूँ। देखो तुमने सोच लिया है, आधा काम तुम्हारा हो गया है, बुटीक है ऑलरेडी, तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट तुम्हें करना नहीं है। जस्ट अब ये सोचो कि ये ही मेरा लक्ष्य है, और इसमें मुझे इतना व्यस्त रहना है कि मैं सफल हो जाऊं, और जब सफल और व्यस्त होगे तो और कोई भी चीज़ आपको नेगेटिविटी वाली छू ही नहीं पाती।
ये तभी तक है जब तक आप सफल नहीं हो या व्यस्त नहीं हो। नेक्स्ट, दीदी मेरी बेटी 4 साढ़े 4 की है, 4.5 होगा कि है, खुद खाना नहीं खाती, खिलाते खाना मुंह में रख के रहती है, जिद्दी बहुत है, क्या करें, खाना खुद खा ले। अभी खिलाओ भैया उसे। अगर 4.5 की है, अब तक नहीं खाती, मुंह में रख के बैठी रहती है, तो अभी थोड़ा और खिलाओ। और अपने कहना चाहिए मम्मी होने के ना अपने सारे अस्त्र शस्त्र सब इस्तेमाल कर लो उस पर। कभी डराओ, कभी प्यार करो, कभी कहानी सुनाओ, कभी चिड़िया आई, मतलब भगवान जाने भाई क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन टारगेट है वो रोटी, 2 रोटी उसको खिलानी है, वो खिलानी है, ठीक है ना। और फिर एक टाइम आएगा जब वो खाने लगेगी। नेक्स्ट, थैंक यू दी, जवाब दिया आपने। एक बात और पूछनी थी, मैं 4 घंटे की जॉब के बाद घर पर रहती हूँ, पैसों की टेंशन बहुत ज़्यादा है, मुझे सिलाई आती है पर मैं जहाँ रहती हूँ सिलाई के लिए बहुत कम लेडीज़ आती हैं, तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। क्या मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ 2 बजे के बाद? हॉस्पिटल का तो अब हॉस्पिटल वाले बताएंगे 2 बजे के बाद उनको चलेगी नहीं चलेगा स्टाफ, लेकिन जो सिलाई आती है, ऐसा नहीं है कि सिलाई का देखो जो वहाँ पर सिलाई की लेडीज़ कम आती हैं, अगर हमारे अंदर टैलेंट है ना, सिलाई हमारी ऐसी है कि वाओ सफाई है उसमें, तो वो तो फिर माउथ टू माउथ हो जाती है पब्लिसिटी, है ना। या फिर कैसे, जैसा मेरा खुद का टेलर है, वो कहाँ से यहाँ आता था लेने के लिए, उसने वो दुकान पे बैठना ही बंद कर दिया था, वो लोगों के घर से ही ले आता था। अगर आपकी सिलाई अच्छी है ना तो काम तो आपके पास आएगा, वो अलग बात है कि स्टार्टिंग में नहीं आएगा। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो, जो आपके आसपास घर के जो भी निकटतम कहीं टेलर की दुकान हो, आप वहाँ बात कर सकती हो कि भाई थोड़ा काम अगर लगे आपको ओवरड्यू हो रहा है, मैं अच्छा सिल सकती हूँ, तो वहाँ से मेरे को मिल जाए, इस तरीके का कर सकते हो। और अगर लग रहा है कि नहीं और हॉस्पिटल में इस तरीके की है व्यवस्था कि 2 बजे के बाद जाके कर सकती हो, देन गो फॉर इट। ये ना थोड़ा सा पर्सनल अपना होता है कि हमें क्या करना अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, डेली करना होता है। तो ये है एपिसोड 219 के सारे जवाब दिए, एक एक पढ़ा है। अब भी कोई छूट जाए तो मैं कह नहीं सकती, या तो वो लेट आया होगा या फिर पता नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको सारे जवाब अच्छे लगे होंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम हुई होगी वो सॉल्व हो गई होगी, और कुछ के बिना पूछे जैसे कहते हैं लोग। अच्छा लगा हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, किसी और के काम का लगा हो तो वही हिस्सा क्लिप करके भेज देना, वीडियो भेज देना, पुण्य का काम है, पीछे मत हटना। और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। वैसे तो अल्टरनेट डे पे आती है वीडियो, पर जैसे मैंने बताया इस बार कुछ रूटीन बिगड़ रहा है, मे भी लेट हो जाए, पर जो भी इसमें कमेंट करेगा 221 वाले में, फिर उसके जवाब मैं दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।